तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जाओ की फाइट एक लड़के के साथ हो रही होती है क्योंकि साइज में काफी बड़ा होता है। एक लड़का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका नाम वो किंग होता है। तो वो किंग काफी बड़ा हट्टा कट्टा होता है। वो हमारे जाओ के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। वो हालांकि उसका साइज काफी बड़ा है लेकिन फिर भी उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। बार बार अपने बड़े से एक्स को घुमाकर हमारे जुंजी के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। तो फिलहाल के लिए हमारा जुंजी सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड किया जा रहा था। वो बार बार जब उसके ऊपर अटैक करता है तो बार बार पीछे की तरफ फटते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है क्योंकि वो जहाँ पर अंदाजा लगा रहा है, वो उसको एनालाइज कर रहा है कि उसकी वीकनेस क्या है और कहाँ से उसके अटैक का पैटर्न क्या है। वो किंग भी उसे कहता है, लड़के क्या तुम्हें लगता है किस तरह सिर्फ और सिर्फ अरीना में भागकर तुम इस मैच को जीत पाओगे? इस तरह तुम नहीं जीत पाओगे। किसी न किसी वक्त तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी और उसके बाद तुम मेरे ब्लेड के नीचे आ जाओगे और तुम मारे जाओगे। फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह भाग रही हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक कर करके बहुत ज्यादा थक जाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो। कि हमारे जुंजी को उसी वक्त एक ब्लैक स्पॉट मिलती है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा जुंजी बड़ी स्पीड के साथ उसके नीचे से होकर पीछे की तरफ गुजर जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ गुजर जाता है, उसी वक्त कुकिंग वहीं पर रुक जाता है। जुंजी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक कमजोर इंसान के साथ फाइट करते हुए भागूंगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैटर्न को देख रहा था कि तुम्हारा अटैक पैटर्न क्या है ताकि मैं तुम्हारे पर अटैक कर सकूं। मुझे तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को हराने के लिए स्ट्राइक से ज्यादा की जरूरत नहीं थी। हमारे जाओ ने अपनी तलवार को घुमाते हुए उस बेचारे की पैंट को काट दिया होता है जिसकी वजह से उसकी पैंट उतर जाती है। हमारे जाओ से कहता है, जरा अपनी पैंट की तरफ देखो। वो किंग बेचारा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, अपनी पैंट को पकड़ता है, बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। बाकी के सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये वाला मैच तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नहीं था कि जुंजी इस मैच को जीत पाएगा लेकिन जुंजी ने तो इस मैच को जीत लिया। बाकी के तीनों भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो उसे कहते हैं, यंग मास्टर चू, वाकई में तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो पहले से पता था कि तुम इस मैच को जीतने वाले हो। जबकि हमारा जुंजी उन तीनों को पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई बहरा नहीं हूँ, मैं तुम सभी की आवाज सुन सकता हूँ। फिर यहीं पर हमारे एल्डर गू को भी दिखाती है। एल्डर गू कहते हैं, लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर फाइटिंग टेक्निक्स आती है तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कोई बेहतर इंतजाम करना होगा। इसको इतनी आसानी के साथ तो नहीं हराया जा सकता। हालांकि वो सॉन्ग किंग वो काफी ज्यादा बड़ा था, उसका साइज काफी ज्यादा था लेकिन उसकी एजिलिटी और काफी ज्यादा थी, स्पीड और पावर काफी ज्यादा थी। इस लड़की ने इसे आसानी के साथ हरा दिया। इसका मतलब यह है कि इस लड़की के पास भी काफी सारे स्किल्स हैं। साथ ही वो रेफरी से कहता है, तुम्हें यहाँ पर इस लड़के के मैचेस को मैनेज करना होगा। हो सके तुम इस लड़के के लिए मुश्किल क्रिएट करनी है और जितना हो सके इस लड़के के लिए मुश्किल क्रिएट करनी है। यहाँ पर वो एक और लड़के से भी कह रहे होते हैं जो कि आगे उसका कम्पिटिटर बनने वाला है। एल्डर को से कहते हैं, तुम्हें उसे इस तरह बुरी तरह से हराना होगा किसी को पता भी न चले कि तुम यहाँ पर मेरे लिए काम कर रहे हो। और फिर साथ ही उसे कहते हैं, तुम्हें रेफरी के बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। तुम वहाँ पर जीतते हो या फिर हारते हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा। ज्ञान उनसे कहती है, एल्डर गू, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फाइट उसके साथ अरेंज करें। मैं भी उस लड़के के साथ फाइट करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज एक फाइट करने दे। मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं उसको हरा दूंगी क्योंकि मुझे उस लड़के से बदला लेना है। मैं अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप प्लीज मुझे एक मौका दें, मुझे उसके साथ फाइट करने के लिए जाने दें। एल्डर गू से कहते हैं, क्या तुमने उस लड़के से पहले कभी फाइट की है? तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं, नहीं मैंने पहले कभी भी फाइट नहीं की। तो एल्डर गू से कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि वो लड़का कितना ज्यादा कैपेबल है और किसको इतनी आसानी के साथ हरा सकता है। वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ उसके सामने काफी रहेगी। तुम उस लड़के को नहीं हरा सकती क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्किल्स है और तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता है। इसलिए फिलहाल के लिए जिस तरह है बिल्कुल वैसे ही चलने दो। अगर किस्मत से तुम्हारा मैच उस लड़के के साथ फिक्स हो जाता है तो फिर मुझसे फाइट कर सकती हो। तो नेक्स्ट मैच हमारी शुई कियान का ही होता है। शुई कियान का मैच नंबर 41 के साथ होता है जो कि एक लड़की होती है। तो ये दोनों आमने सामने होती है और रीना में पहुंच जाती है। हमारी शुई कियान उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है, ये मैच तो बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है। फिर साथ ही वो उस लड़की पर सिर्फ एक ही अटैक कर दिया, वो लड़की वहीं पर नीचे गिर जाती है और हमारी शुई कियान अपने पहले मैच को यहाँ पर जीत लेती है। और इसी के साथ ही वहाँ पर उन सभी लोगों के सामने बड़ी एटीट्यूड के साथ खड़ी होती है। फिर हमारे जुंजी की तरफ घूर कर देखते फिर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जीचुआन मैंने जुंजी से कहता है, जरा उस लड़की की तरफ देखो तो सही, हर बार वो तुम्हारी तरफ जरूर देखकर जाती है। मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी वक्त बाकी के दोनों वहाँ पर चिल्लाकर कहते हैं, कि तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो? जीचुआन कहता है, अगर वो लड़की वाकई में तुमसे नफरत करती तो फिर तो वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, लेकिन वो तुम्हें बार बार देखती है, हर बार तुम्हें देखकर जाती है। इसका मतलब ये है कि उसके दिल में कुछ ना कुछ जरूर है और वो तुम्हें देखना चाहती है, इसी वजह से वो तुम्हें देखती है। नेक्स्ट सीन में हमारी कीरू की फाइट होती है। हमारी कीरू अपनी फाइट को जीत जाती है। फिर जीचुआन की फाइट होती है, जीचुआन भी अपनी फाइट को जीत जाता है। फिर फैंग की फाइट होती है, फैंग भी अपनी फाइट को जीत जाता है। फिर हमारे जुंजी की फाइट होती है और हमारा जुंजी भी अपनी फाइट को जीत जाता है। उसके बाद फिर से हमारे जुंजी की फाइट होती है, जुंजी फिर से अपनी फाइट को जीत जाता है। फिर से जुंजी की फाइट होती है और फिर से अपनी फाइट को जीत जाता है। जुंजी जब यहाँ पर लगातार अपनी फाइट्स को जीतता है तो उसे यहाँ पर वो सभी लोग ब्लैक हॉर्स का टाइटल देते हैं। वो लोग कहते हैं ये ब्लैक हॉर्स की तरह है, अपने सारे के सारे मैचेस को यहाँ पर जीत लिया। फिर साथ ही वो सभी लोग कहते हैं, क्या तुम सभी लोगों
उन्होंने जहाँ पर इस बात को नोटिस किया पर शुनजी की ज्यादा फाइट्स क्यों हो रही हैं, बाकी सभी के मुकाबले में इसकी फाइट्स बहुत ज्यादा हुई हैं, जबकि बाकियों ने बहुत ही कम फाइट्स की हैं। हर बार इसी का नंबर क्यों निकल रहा है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, अब जितने भी लोग इसके आगे फाइट करने के लिए इसके कंपटीटर बनने वाले हैं वो सभी लोग पहले से हार मान रहे हैं। उन्हें पता है कि कोई भी इस ब्लैक हॉर्स के साथ फाइट नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस शूशन अपने मास्टर जैंग से कहती है, मास्टर जैंग ये आपने दो नोटिस किया बार बार हमारे चू जिंगजुन की फाइट्स यहाँ पर क्यों सेटल हो रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट्स इसकी हुई है जबकि बाकी सभी की बहुत ही कम फाइट्स हुई है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं हो सकता है कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी हो। साथ ही मिस शूशन कहती है, लेकिन मास्टर आपका प्लान तो यहाँ पर फेल हो रहा है। आपको तो लगा था कि अरीना में मार खाने के बाद जब वो हार जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसके पास जाएंगे ताकि उसका एटीट्यूड कम हो जाए। ये तो सभी को हराता जा रहा है। अब तो बाकी के सारे जनता में खड़े लोग वो सभी लोग इस बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ पर इस लड़के की फाइट्स कुछ ज्यादा ही हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट वाले इस लड़के को यूज करते हुए जितने भी कमजोर ओपोनेंट्स हैं उन सभी को अरीना से बाहर निकलवाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कोई जानबूझकर इस लड़के को यहाँ पर पिक कर रहा है ताकि ये लड़का ओपोनेंट के साथ फाइट करते हुए हार जाए। हमारी शुइकियान सोच रही होती है लड़के को सिर्फ और सिर्फ मैं हरा सकती हूँ, कोई और इसको नहीं हरा सकता। साथ ही शुइकियान सोच रही होती है, जुनजी तुम्हें यहाँ पर किसी और से नहीं हारना क्योंकि मैं तुम्हें हराऊंगी, मेरे लिए इंतजार करना जब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराने वाली हूँ। तो आधे दिन की फाइट्स के बाद वहाँ पर जो पहले 54 कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 15 ही बचते हैं और उसके बाद उन सभी के नाम नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुम सभी के नाम वहाँ पर लिस्ट के ऊपर लिख दिए गए हैं। इसका जो सिलेक्शन एग्जाम है आज यहीं पर खत्म होने वाला है। कल फिर से यहाँ पर दोबारा से फाइट स्टार्ट होंगी। कल जो फाइट स्टार्ट होंगी वो 15 बच्चों के दरमियान में होंगी और वो अल्टीमेट फाइट्स होंगी। जितने बच्चे डिस्क्वालीफाई होते जाएंगे उन सभी को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो बच्चे बचेंगे उन सभी को 5 बड़े मार्शल हाउसेज अपने लिए ज्वाइन करने की ऑफर करेंगे। या तो 5 बड़े हाउसेज वाले किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ये लोग अपनी मर्जी से किसी भी बड़े मार्शल हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें अपने मार्शल हाउस में इस बंदे को रखना पड़ेगा। इससे इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये सभी बच्चे उस लिस्ट के ऊपर देख रहे होते हैं और कहते हैं काश हमारा नाम भी इस लिस्ट के ऊपर होता है। यहाँ पर जितने बच्चों का नाम है इनका कल फाइनल कंपटीशन होने वाला है। ये लोग किसी बड़े मार्शल हाउस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें इंपीरियल सिटी में एक रेजिडेंस हाउस भी दिया जाएगा जहाँ पर ये लोग मजे से रह सकते हैं। ऊपर से इनके रिवार्ड्स भी बहुत ज्यादा शानदार है। इन्हें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स मिलेंगी और काफी सारे वेपन्स भी मिल सकते हैं। तुम्हारा शुनजी अपने मैच को खत्म करने के बाद वापस अपने लोगों के पास आता है। मास्टर जैन और सिटी लॉर्ड बोनी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनसे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे वो लोग जाने लगते हैं पॉइजन जैन पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं मास्टर कोई हमारा पीछा कर रहा है, क्या आप चाहते हैं मैं इसको यहीं पर मार डालूं। तो वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर फैंग आ रहा होता है। वो कहता है कोई बात नहीं ये मेरा दोस्त है। शुनजी से कहता है फैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फैंग उसे कहता है तुम यहाँ पर से अचानक से गायब हो गए, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम अचानक से गायब क्यों हो गए, कहाँ पर जा रहे हो, क्यों ना तुम हमारे साथ आओ, हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं। फिर साथ ही वो पीछे उसके फ्रेंड्स की तरफ देखता है और कहता है क्या ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही बुढ़े हैं। हमारा जुंजी उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है तुम तीनों मेरे साथ आ जाओ, हम लोगों ने होटल बुक किया हुआ है, हम लोग वहाँ पर जाकर डिनर करते हैं। हमारा जुंजी सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड आप जाओ और जाकर होटल में तीनों लोगों का अरेंजमेंट करवा दो। कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। हमारा फैंग सिटी लॉर्ड की तरफ देखकर कहता है जिस तरह इसका ये गार्ड इसके साथ बात कर रहा है ये तो शक्ल से एक सिटी लॉर्ड लगता है। हमारा जुंजी मास्टर जैन से कहता है मास्टर जैन मैं होटल में वापस जा रहा हूँ, आप इस लड़की को अपने साथ लेकर जाए और इसके बाकी के तीनों दोस्तों को भी पकड़ लाएं। हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है जबकि फैंग पॉइजन जैन की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पॉइजन जैन उसे कहते हैं अब मुझे जल्दी से बताओ कि मेरे मास्टर के तुम करीब क्यों हो, तुम्हें उससे क्या चाहिए, लगता है कि तुम्हारा कोई ना कोई प्लान है, तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अब फैंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, हम सभी लोग तो यहीं पर इसी अरीना में मिले हैं, हम सभी लोग फाइट कर रहे थे, वहीं पर कंपटीशन में हमारी मुलाकात हुई, हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं, लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। पॉइजन जैन उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मास्टर मुझे आकर रिपोर्ट करेंगे, अपने गुलाम को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही पॉइजन जैन गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुम मेरे मास्टर के राइवल हो, अगर तुमने उसके साथ कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जैन वहीं पर बैठ जाता है तो हमारे पॉइजन जैन उसे कह दिया चलो जल्दी से उठो, हमें तुम्हारे दोस्तों को लेकर आना है, मास्टर के ऑर्डर्स हैं कि तुम्हारे दोस्तों को लेकर आना है। वो कहता हाँ क्यों नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं चल सकूंगा। तो पॉइजन जैन उसे उठा लेता और कहता है चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ, और उसे उठाकर आगे बढ़ जाता और कहता है मैं यहाँ पर अपने मास्टर को इंतजार नहीं करवा सकता, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। होटल के अंदर खाना खाने के बाद ये तीनों ने बाय बोलते हैं और कहते हैं ठीक है अब हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, और वो तीनों वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वापस तरफ मुड़ते हुए फैंग कहता है क्या तुमने देखा उसका जो गार्ड था वो सिटी लॉर्ड था। फैंग सिटी का सिटी लॉर्ड हमारे जुंजी के साथ कितनी अच्छे से बात कर रहा था और उसके साथ यहाँ पर उसके साथ एस्कॉर्ट बनकर आया है, पूरा रास्ता इनको एस्कॉर्ट किया है, और साथ में जो दूसरा एल्डर था वो भी एक अर्थ स्पिरिट राम का एगला एल्डर था और वो उसका गुलाम है, वो उसको अपना मास्टर कहता है। हीरोइन से कहती है मुझे तो वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, वो साथ ही बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि जुंजी ज़ीफैंग सिटी में बहुत ज्यादा फेमस होगा। फैंग उसे कहता है अगर वो ज़ीफैंग सिटी में बहुत ज्यादा फेमस है तो फिर मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास हर किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। ज़ीफैंग सिटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे का पता है कि वहाँ पर शुई कियांग है जो कि शुई फैमिली से यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और फेमस भी है। कीरू उसे कह दिया हो सकता है कि वो लड़का अपनी प्रोफाइल को लो रख रहा हो ताकि किसी को पता न चले। जी चुआन उनसे कहता है तो हम लोगों को लगता था कि हम लोग
लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज हमें पता चला है कि हमसे भी ज्यादा कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग है। जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमसे ऊपर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जरूर होता है। फैंग कहता है मुझे लगता है कि कल जो फाइट्स होने वाली हैं उसमें मेरी फाइट उसके साथ हो सकती है, हम सभी लोगों की फाइट उसके साथ हो सकती है, क्योंकि हम सभी लोग भी उन 15 लोगों में शामिल हैं जिनकी कल फाइट्स होनी है। कीरू कहती है मैं तो उस लड़के के हाथ उसे हारना चाहती हूँ, काश मेरी फाइट उस लड़के के साथ हो जाए। सभी लोग यहाँ से बातें करते हुए वापस की तरफ चल पड़ते हैं। इन पर एपिसोड 31 का एंड होता है। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ग किंग की एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर फाइनल कंपटीशन होने वाला है। तो फाइनल जो 15 बच्चे बचे थे उन सभी का आज कम्पीट होने वाला है। कैप्टन सभी लोगों से कहता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी लोगों को वेलकम किया जाता है। तो आज यहाँ पर फाइनल कंपटीशन होने वाला है और इस फाइनल कंपटीशन के बाद जो 5 बच्चे सिलेक्ट होंगे 5 बड़े मार्शल हाउसेज को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आज के मैच में रूल्स को निकाल दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर हार मान लेते हैं तो आपका मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप अपने ओपोनेंट की जान भी ले सकते हैं। सब कुछ हमने 5 बड़ी फैमिलीज के साथ मिलकर तय किया है और यहाँ पर इस रूल को लागू किया है कि यहाँ पर इस बार के कंपटीशन में कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा ताकि सभी बच्चे अपने फुल पोटेंशियल को शो करवा सकें। यहाँ पर इस फाइनल कम्पीट को देखने के लिए अरीना में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। ये सभी लोग मैच देखने के लिए आए होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं और लोग कहते हैं आज तो यहाँ पर बहुत सारी जनता आई है, ये सभी लोग फाइनल मैच देखने के लिए आए हैं। पिछली बार से इस बार का जो कम्पिटिशन है बहुत ज्यादा टफ है और इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा टफ है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग कम्पिटिशन को देखने के लिए आए हैं। ऊपर से इन लोगों ने कहा है कि इस बार के मैच में रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर मैच के दौरान किसी दूसरे ओपोनेंट की जान भी ले सकता है। और सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही रश है, हम लोग तो सामने की तरफ देख भी नहीं पा रहे, हमें रीना दिखाई भी नहीं दे रहा। पर कुछ लोगों की नजर एक पोल के ऊपर पड़ती है। तो एक बच्चा अपने डैडी से कहता है डैडी वहाँ पर ऊपर क्या हुआ, वो बंदा वहाँ पर कैसे चढ़ गया। जैन उस पोल के ऊपर खड़े होते हैं जबकि हमारे एल्डर गूज यहाँ पर नीचे खड़े होते हैं, यानी कि सिटी लॉर्ड नीचे खड़े होते हैं। एक छोटी बच्ची उसकी तरफ देखती है कि वो उसे अपने कंधे के ऊपर बिठा ले, तो हमारे सिटी लॉर्ड उसको उठाकर अपने कंधे के ऊपर बिठा लेते हैं। पॉइजन जैन उसे कहता है तुम वहाँ पर नीचे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कहा था कि ऊपर आ जाओ, अब तुम वहाँ पर उस बच्ची को उठाकर खड़े हो। वो उसे कहता कोई बात नहीं, मुझे बच्चे पसंद हैं। यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली फाइट को ली जियांग जीत लेता है जो कि अपने अपोनेंट को हरा देता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये जियांगजी सिटी प्रोविंस से एक बहुत ही फेमस फाइटर है जो कि अपने सिटी से यहाँ पर इस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आया है। इसके अलावा ये स्पिरिट गैदरिंग के फर्स्ट लेवल पर है। उसके पास जो मार्शल स्पिरिट है ग्रेड 3 का ब्लैक क्रो है। दूसरे नंबर पर जिस लड़की का मैच होता है उसका नाम लॉन्गजू होता है और लॉन्गजू डोंगवू प्रोविंस की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है और जहाँ पर इसने सारे मैचेस को जीता है और ये फाइनल में इसने अपनी जगह बना ली है। इसके अलावा इस लड़की के बारे में कहा जाता है कि इस लड़की के पास बहुत सारे हिडन वेपन्स हैं। ये हिडन वेपन्स को यूज करते हुए अपने मैचेस को जीतती है। तीसरा मैच एक लड़की का होता है जिसका नाम लिंग शुआंग होता है। हालांकि वो दिखने में बिल्कुल एक लड़का लग रहा है लेकिन असल में ये एक लड़की है। और इसका नंबर 224 होता है। अपने मैचेस को जीता और ये भी यहाँ पर फाइनल कंपटीशन के लिए रेडी है। वक्त इसकी कल्टीवेशन स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के सेकंड लेवल पर है और इसकी जो मार्शल स्पिरिट है नाम मिरर फ्लावर है। इसे हमारी रीना के साइड का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर हमारा फैंग हमारे शुंजी को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। वो शुंजी को बता रहा होता है तीनों बहुत ही कमाल के बंदे हैं। जब हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट हुआ था उस वक्त इन तीनों ने उस स्टोन के ऊपर हाथ रखते हुए 6 लाइट्स को लिट अप किया था। साथ ही वो से कहता है शुंजी तुम्हारे अलावा यहाँ पर शुई कियान है, शुई कियान के अलावा ये 3 लोग हैं, ये तुम चारों लोग ही यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। शुंजी उसकी बातें सुनने के बाद उसे कहता है तुम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों दे रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हम लोगों का आपस में यहाँ पर कम्पीट होने वाला है, नेक्स्ट मैच हमारा है, तुम यहाँ पर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। वो उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है ना कि हम लोग आपस में दोस्त हैं, तो दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और वैसे भी मुझे पता है कि मैं तुमसे हारने वाला हूँ। शुंजी उसे कहता है मुझे इन सभी लोगों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सभी को मैं हरा कर आखिर पर पहुंचने वाला हूँ, टॉप के ऊपर तो मैं ही पहुंचूंगा। फैंग उसे कहता है तुम्हें इस सब से क्यों फर्क नहीं पड़ता, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप किसी जंग को जीतने के लिए चाहते हैं अगर आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उस जंग को आसानी से जीत सकते हैं और इस फाइट को जीतने के लिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। कीरू आगे बढ़ती है और उसका मुंह बंद करते हुए कहती है तुमने देखा नहीं यंग मास्टरों की सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पर बातें किए जा रहे हो, तुम उसके साथ इस तरह की बातें मत करो। उसके बाद नेक्स्ट मैच नंबर 61 और नंबर 46 का होता है, यानी कि इन दोनों के मैच की बारी आ गई है। हमारा फैंग जो होता है काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है जबकि हमारा शुंजी से कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो दोनों अरीना में चले जाते हैं। हमारा शुंजी अपनी तलवार निकालता है। फैंग वहीं पर उसके सामने झुकते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, लगता है कि मुझे यहाँ पर हार मानना होगी। ये सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं जबकि उसके दोस्त वहाँ पर कह रहे होते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कम से कम फाइट तो करे। हमारा शुंजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम इसको समझो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम
को प्रैक्टिस मैच की तरह मेरे साथ यहाँ पर फाइट कर सकते हो। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है मेरी पावर्स को जांचने का। इसके बाद तुम्हें कहाँ मौका मिलेगा। वो जल्दी से अपनी नाइफ निकालता और कहता है चलो फिर ठीक है, तो फिर रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पर सीरियसली तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। शुनजी उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 3 अटैक्स का मौका देता हूँ, तुम मेरे पर 3 अटैक्स कर सकते हो और आगे मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगा। काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, बाद में मेरे पर ब्लेम मत डालना कि तुम यहाँ पर हार गए। वो आगे बढ़ता है अपने ब्लेड्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा शुनजी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो फिर से ब्लेड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। शुनजी दूसरे अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही तीसरे अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। उसके बाद जब तीसरा अटैक वो करता है, उसी के साथ ही हमारा शुनजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके दोनों ब्लेड्स को वहाँ पर तोड़कर आगे गुजर जाता है और उसे कहता है लो तुम यहाँ पर हार चुके हो। इसी के साथ ही वहाँ पर शुनजी की जीत का ऐलान होता है। फेंग भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग और तुम्हारी तलवार भी बहुत ज्यादा अमेजिंग ट्रेजर है। शुनजी उसे कहता है मैंने तुम्हारे दोनों ब्लेड्स को तोड़ दिया, प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारे दोनों ब्लेड्स के बदले मैं तुम्हें डबल कीमत पे करूंगा या फिर इससे अच्छे डैगर्स तुम्हें दूंगा। बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर इस बात को भूलना मत। तो इसके बाद जो मैच होता है वो शुई कियान का होता है। शुई कियान वर्सेस कीरू होता है। तो कीरू वहाँ पर अरीना में आती है और शुई कियान से कहती है आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। जब शुई कियान उसके सामने बड़ी एटीट्यूड के साथ खड़ी होती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए एक्साइटेड हूँ, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। कीरू से कहती है तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को सबसे बेस्ट समझती हो, तो फिर ठीक है, इस कंपटीशन के बाद पता चल जाएगा कौन यहाँ पर सबसे बेस्ट है। हम दोनों यहाँ पर आपस में कम्पीट करेंगे और फुल स्ट्रेंथ के साथ कम्पीट करेंगे। शुई कियान उसे कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, चलो फिर ठीक है, यहीं पर इसको टेस्ट ही समझ लेते हैं, कंपटीशन को एक टेस्ट के तौर पर देख लेते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही कीरू से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले से इस बात का अंदाजा है कि तुम्हें किसी मार्शल हाउस ने सिलेक्ट किया हुआ है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इस सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वरना हम सभी लोग तो यहाँ पर फाइट में अपनी जी जान लगा रहे हैं। वहाँ सुनते ही वो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, अगर फाइट करनी है तो फिर फाइट करो, मेरे रास्ते में जो भी आएंगे मैं उन सभी को हरा कर आगे बढ़ूंगी ताकि मैं आखिर बार चू जिंगजुन तक पहुंच सकूं। और चू जिंगजुन की किस्मत में भी यही लिखा हुआ है मेरे हाथों से हारना। कीरू भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, मुझे ही तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक स्पेशल मूव जिसका नाम बटरफ्लाई अरे होता है उसको यूज करती है। बटरफ्लाई अरे के साथ शुई कियान के ऊपर काफी सारे अटैक्स करती है, लेकिन शुई कियान उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेती है। इसी के साथ कीरू फिर से आगे बढ़ती है और अपनी एक स्पेशल मूव बटरफ्लाई अरे पैरासोल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। शुई कियान उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त कीरू अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और उसे कहती है मेरी शील्ड्स को तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं है। कियान कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। फिर साथ ही वो वहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक, वो वाली टेक्निक जो कि हमारे शुनजी ने एक मार्शल आर्ट्स की बुक इनको बेची थी, ये 9 वेव रिपल टेक्निक इसको बेची थी। वो 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करते हुए एक जबरदस्त पंच मारती है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसकी शील्ड को तोड़ देता है। उसकी शील्ड को तोड़ने के साथ ही वो उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा देती है और ग्राउंड के ऊपर पटकने से उस बेचारी ने अपने हाथों को अपने सामने किया होता है। शुई कियान गुस्से के साथ उसे कहती है कोई भी यहाँ पर मेरे पर हंस नहीं सकता, कोई भी मुझे एरोगेंट नहीं कह सकता। इसके साथ ही कीरू वहाँ पर मैच को हार जाती है। वो गुस्से के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके दोस्त से कहते हैं तुमने वहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन उसने वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया है जिसके सामने तुम टिक नहीं सकती थी। फेंग यहाँ पर उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है मुझे पता है कि ये वाली 9 वेव रिपल टेक्निक जो इसने यहाँ पर यूज किया ये एक पावरफुल टेक्निक है। टेक्निक इसे एक मिस्टीरियस मास्टर ने बेची थी, तो उन्हें इसे ऑक्शन में खरीदा था 5 लाख स्टोन में। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है पता नहीं वो कमीना सीनियर मास्टर कौन था जिसने ये वाली टेक्निक इस लड़की को बेच दी, जिसकी वजह से इसने मुझे हरा दिया, जबकि हमारा जुनजी वहाँ पर खड़ा शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि उसी ने तो ये टेक्निक इसको बेची थी। शुई कियान की फाइट के बाद जो नेक्स्ट फाइट होती है वो हमारे जुनजी की होती है। जुनजी की फाइट नंबर 224 के साथ होती है, यानी ली जियांग के साथ होती है। यहाँ पर अभी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि उसके पास जो वेपन है वो एक डबल स्वर्ड है। अगर वो वेपन को जोड़ देता है तो वो एक डबल एज स्वर्ड बन जाती है और अगर उसको खोल देता है तो वो 2 तलवारें बन जाती है। ली जियांग के पीछे लोंगसू खड़ी होती है। ली जियांग लोंगसू से कहता है मैं इस लड़की के साथ बहुत ही अच्छी फाइट करने वाला हूँ। फाइट के दौरान मैं तुम्हें हिंट्स दूंगा, उनको देखकर तुम्हें समझना होगा कि अगली बार जब तुम्हारी इसके साथ फाइट होगी तुम इसे कैसे निमट सकती हो। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है। ली जियांग अरीना में आ जाता है। दूसरी तरफ से हमारा जुनजी होता है। ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। तुम्हारा ली जियांग जुनजी को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है तुझे सभी लोग तुम्हें यहाँ पर डार्क हॉर्स कह रहे हैं, तो फिर मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ। मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। पर इस सिलेक्शन कंपटीशन की शुरुआत से तुमने अपने टैलेंट को शो करवा के अपनी इज्जत बनाई है, इसी वजह से अब मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा हूँ। तुम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। तुमने फाइनल में बहुत ज्यादा अच्छा किया और अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया। हमारा जुनजी से कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफें कर दी। जियांग से कहता है अगर तुम इतनी ज्यादा अच्छे हो तो फिर तुम इतने ज्यादा फेमस क्यों नहीं हो, मैंने तुम्हारे बारे में पहले क्यों नहीं सुना। हमारा जुनजी से कहता है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। जियांग जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर देखते हैं कि तुम कौन से नोबडी हो। कोई भी ओपोनेंट तुम्हारे खिलाफ फाइट नहीं कर सका। फाइट करने के बाद वो सभी के सभी हार गए। मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक पाते हो। तुम अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। तो हमारा जुनजी अपनी तलवार निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो उसके पास डबल स्वर्ड होती है। वो एक तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और दूसरी तलवार उसके दूसरे हाथ में होती है। जियांग कहता है लगता है कि ये वाली बोरिंग कंपटीशन अब ये अच्छा होने वाला है, अब मुझे मजा आने वाला
है। वो अपने ब्लेड को घुमाते हुए वहाँ पर गोल गोल घूमता है और अपनी दोनों तलवारों के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक करता है और हमारे शुनजी से कहता है मैंने तुम्हारी सारी फाइट्स को देखा है, तुम पहले वहाँ पर फाइट को एनालाइज करते हो, पहले फाइट बैक नहीं करते। यहाँ पर भी तुम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो, तुम मेरे पर अटैक नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक कर रहे हो। शुनजी इसके अटैक को ब्लॉक करते हुए साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए इसके ऊपर अटैक करता है। जियांग कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे तो पता भी नहीं चला कब इसने अपनी तलवार को मेरी तलवार के साथ से हटा लिया। तो मतलब यह है कि कुछ ही सेकंड्स में अपनी ये स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, ये डिफेंसिव से अटैक मोड में पहुंच सकता है। फिर साथ ही वो कहता है खैर जो भी हो मैंने यहाँ पर अपना मकसद हासिल कर लिया। जबकि दूसरी तरफ उस लड़की को भी दिखाती है लॉन्ग जू को, उसने अपने हाथ में पॉइजनस नीडल्स निकाली होती हैं। इसी मैच के दौरान हमारे शुनजी के ऊपर पॉइजनस नीडल्स फेंकने वाली है। यहीं पर ये दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। ली जियांग आगे बढ़ता है, अपनी तलवार के साथ उसकी तलवार को टकराता है जबकि हमारा शुनजी अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है और दूसरी तलवार के साथ वो उसके ऊपर अटैक करता है जबकि हमारा शुनजी नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। ली जियांग के बारे में एक बात फेमस है कि इसने अपने जितने भी अपोनेंट्स को हराया उन सभी के हाथ से उसके वेपन को गिराकर उनको हरा दिया है। जब उनके हाथ से उनका वेपन गिर जाता है तो वो बंदा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो उसके हाथ को पकड़ता है जिससे हमारे शुनजी के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर ली जियांग से गलती हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इसके पास जो वेपन है वो एक फिजिकल वेपन है, लेकिन इसका वेपन फिजिकल वेपन नहीं है बल्कि ये इसकी मार्शल स्पिरिट है। इसी वजह से हमारे शुनजी का ब्लेड उसके पास वापस आ जाता है, उसकी तलवार उसके हाथ में वापस आ जाता है। हमारा शुनजी ली जियांग के ऊपर अटैक करता है। ली जियांग जल्दी से ऊपर हवा में चला जाता है और उड़ते हुए वहाँ से पीछे हट जाता है और साथ ही उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। तो ये दोनों यहाँ पर बहुत ही टफ फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे। इस एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शुनजी इस फाइट को जीत पाएगा क्योंकि अभी भी इसको पॉइजनस नीडल लगना बाकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये सब कुछ देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे शुनजी की फाइट एक लड़का जिसका नाम ली जियांग होता है उसके साथ हो रही होती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। ली जियांग के पास डबल स्वर्ड होती है, वो डबल स्वर्ड के साथ बार बार हमारे शुनजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और साथ ही उसके पास जो मार्शल स्पिरिट होती है वो ब्लैक क्रो होती है, यानी कि वो अपने पंख में निकाल सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। और सीन के ऊपर जो दोनों एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी तलवार को टकराया होता है और दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं। हमारा शुनजी ली जियांग से कहता है तुम्हारा टैलेंट तो काफी ज्यादा स्पेशल है और जो काम भी कर रहा है। क्या उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। शुनजी ऐसे कहता है तुम्हारा टैलेंट यह है कि तुम अपने ओपोनेंट के हाथ से उसके वेपन को गिरा देते हो, क्योंकि एक बार जब उसके ओपोनेंट के हाथ से उसका वेपन गिर जाता है तो उसका कनेक्शन अपने वेपन से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हारना तय हो जाता है। क्योंकि वेपन के बिना तो कोई भी तुमसे फाइट नहीं जीत सकता क्योंकि तुम्हारे पास डबल स्वर्ड है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये वाला स्किल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनके पास अपने वेपन को कंट्रोल करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन मेरे पास मेरा वेपन वो तो एक सोल वेपन है, यानी कि मेरा मार्शल स्पिरिट है। जब हमारा शुनजी उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक करके उससे बातें कर रहा होता है, उसी वक्त पीछे से वो दूसरी लड़की इसका नाम लॉन्ग जू होता है वो अपनी तीनों नीडल्स उसकी तरफ फेंक देती है। तुम्हारा शुनजी को महसूस हो जाता है, वो पीछे की तरफ मुड़ता है। दो नीडल्स को तो वो अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है लेकिन एक नीडल उसकी गर्दन के अंदर आकर दंस जाती है। शुनजी उस नीडल को अपनी गर्दन से निकालता है और सामने करता है। ली जियांग भी उस नीडल को उसके हाथ में देख लेता है। इसी के साथ ही हमारा शुनजी वहीं पर नीचे ग्राउंड पर बैठ जाता है कि उसकी नीडल के अंदर पॉइजन होता है, जिसकी वजह से हमारा शुनजी वहीं पर बैठ जाता है और वहाँ पर सामने ली जियांग खड़ा होता है। ये सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन सभी को ऐसी लग रहा था जैसे ली जियांग ने इस फाइट को जीत लिया और हमारा शुनजी वहाँ पर हार मान के नीचे बैठ गया है। चुनमेंग मार्शल हाउस के मास्टर गु वहाँ पर बैठे देख रही होती है। उन्हें तो पता होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तुम्हारे शुनजी को पता चल जाता है कि अब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। शुनजी कहता है वो वाली नीडल मेरे सर के बहुत ज्यादा करीब लगी है, मेरी गर्दन के अंदर लगी है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर अंधेरा छाता जा रहा है और मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर बेहोश होने वाला हूँ। तो उसी वक्त रेफरी भी वहाँ पर आ जाता है। रेफरी कहता है तो हम लोग इस मैच को यहीं पर खत्म करने वाले हैं। मतलब यह कि ली जियांग ने मैच को जीत लिया है, जबकि ली जियांग चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, अभी जो मैच खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी आंखें काम करती हैं। हमारा शुनजी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, हालांकि उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा होता है। को पता चल जाता है कि ये यहाँ पर कुछ भी सुन देख नहीं रहा। लेकिन साथ ही ली जियांग हमारे शुनजी से कहता है क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, चलो जल्दी से आ जाओ। और शुनजी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है, वो उसके माइंड में उसको कह रहा होता है। शुनजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो उसी वक्त ली जियांग अपने हाथ से अपनी तलवार को फेंक देता है और दूसरी तलवार के साथ हमारे शुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। शुनजी बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड करता है क्योंकि साथ साथ वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ली जियांग उसे कहता है आप दाईं तरफ मुड़ो, तो हमारा शुनजी दाईं तरफ मुड़ता है। वो तलवार से अटैक करता है तो अटैक अवॉइड हो जाता है। फिर साथ ही वो उसे कहता है जल्दी से आप मेरे ऊपर फिर से अटैक करो। शुनजी आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे ली जियांग खुद से नीचे की तरफ गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो अपनी तलवार को भी छोड़ देता है। की तलवार उसकी गर्दन के पास होती है, जिससे ली जियांग वहीं पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। बाकी के सभी देखने वाले बहुत सारे हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर ली जियांग काफी अच्छे से फाइट कर रहा था। अब ये अचानक से यहाँ पर इसने अपनी हार कैसे मान ली।
इतनी आसानी से इस लड़के ने इसको कैसे हरा दिया, लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मास्टर कू भी वहाँ पर काफी गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, मैंने इसको कहा भी था कि उस लड़के को क्रिपल करना है, लेकिन इसने यहाँ पर फिर से इस लड़के को जीतने का मौका दे दिया। मैच खत्म होने के बाद हमारा जुंजी उसके साथ हाथ मिलाता है तो ली जियांग उसे बताता है कि यहाँ से 20 स्टेप सामने की तरफ जाना है, वहाँ पर सामने जाने के बाद सीढ़ियाँ आएंगी, तुम्हें नीचे उतरना है, तो वहाँ पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आदि वो अपने पास एक पुड़िया निकालता है और उसे कहता है इसके अंदर एंटीडोट है, इस एंटीडोट को जल्दी से जाकर ले लेना, इस एंटीडोट के लेने की वजह से सिर्फ 10 मिनट में तुम बिल्कुल होश में आ जाओगे। जुंजी उसके पास से पुड़िया ले लेता है और साथ ही वो नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट करता है। वो जैसी सीढ़ियाँ उतरता है तो उसके दोस्त वहाँ पर पहले से खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं मिस्टर चू अब तुम्हें क्या हुआ, अचानक से वहाँ पर तुम बैठ क्यों गए थे। जैसे हमारा जुंजी सीढ़ियाँ उतरता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो पुड़िया होती है वो उसे फेंग के हाथ में दे देता है। फेंग भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो सभी लोग कहते हैं क्या यहाँ पर क्या हुआ है, क्या इसे पॉइजन दिया गया है। मास्टर शैन भागते हुए आगे आते हैं और कहते हैं जल्दी से मेरे रास्ते से साइड पर हटाओ, मुझे इसे चेक करने दो। और वो उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसे वाकई में पॉइजन दिया गया है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन है। मिस यू शैन भी अपने मास्टर जैंग से कहती है मास्टर जैंग क्या आपने वहाँ पर देखा, मैं तो वहाँ पर देखा अभी क्या हुआ। हालांकि जहाँ पर जितने भी ऑडियंस है उस सबको इस बात की समझ नहीं आएगी कि वहाँ पर हुआ क्या, लेकिन आप तो पॉइजन के एक्सपर्ट हैं, जहाँ आपको मेडिसिन बनाने के एक्सपर्ट हैं, आपको तो पता होगा कि वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ है। मुझे लगता है कि किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, किसी ने उसे पॉइजन दिया है। यहाँ पर जितने एल्डर्स हैं उन सभी ने भी इस बात को नोटिस किया होगा, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की और ना ही कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश की है। उन सभी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, किसी ने पूरा प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा चू बहुत ज्यादा स्पेशल है। यंग मास्टर जुंजी ये एक स्पेशल लड़का है और उसका टैलेंट एक्सीलेंट है, इसी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको कैंडिडेट के तौर पर यहाँ से हटाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ली जियांग को पहले से इस बारे में पता था। ली जियांग को जो मिशन दिया गया था कि उसे इसको क्रिपल करना है या फिर इस मैच में इसको हराना है, उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैच के दौरान ही उसके ऊपर पॉइजन नीडल से अटैक किया जाएगा। जैसे एंड के ऊपर उसने हमारे जुंजी को जितवा दिया ताकि उन लोगों के प्लान को फेल किया जा सके कि वो एक बहुत ही प्राउड वॉरियर है और किसी घटिया ट्रिक को यूज करते हुए ली जियांग यहाँ पर अपने मैच को नहीं जीतना चाहता था, इसी वजह से उसने इसके साथ ये सब कुछ किया। रही बात यहाँ पर एल्डर्स के बीच में ना आने की, तो एल्डर्स यहाँ पर जानबूझकर बीच में नहीं आए, क्योंकि अगर वो लोग इस मैच के बीच में आते और इसको इन्वेस्टिगेट करते तो सारे के सारे कंटेस्टेंट की इन्वेस्टिगेशन होती, जिसकी वजह से सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। कोई भी एल्डर नहीं चाहता कि ये सिलेक्शन प्रोसेस डिले हो जाए, इसे सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म करना है। साथ ही मास्टर से कहते हैं चलो मेरे साथ आओ, वो से अपने साथ लेकर दीवार के पास जाते हैं। मिस यूजान कहती है क्या हम लोग जुंजी के पास नहीं जाने वाले उसका पता करने के लिए। मास्टर से कहते हैं नहीं फिलहाल के लिए जहाँ पर आओ। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर उसके ऊपर कहाँ से स्नीक अटैक हुआ होगा? लगता है कि अपने शिकार के ऊपर अटैक करने के लिए सेकंड फ्लोर का इस्तेमाल किया गया होगा। लगता है कि सामने वाली साइड से अटैक करना मुश्किल है, इसी वजह से अरीना के साइड पर 2 दीवारें जो कि सेकंड फ्लोर के ऊपर है, वहाँ से उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। यूजान कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो कि दीवारों के ऊपर चढ़ सकता है कंटेस्टेंट में से, वो तो लॉन्गजू है। लॉन्गजू वो लड़की बहुत ज्यादा होशियार है और उसके पंजे भी बिल्ली की तरह के हैं। तो यहीं से नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है, क्योंकि मैच में रेस्ट है, इसी वजह से सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। हम ऑडियंस लोगों में भी ये बात फैल चुकी है। वो सभी लोग कहते हैं क्या तुम लोगों ने मैच के दौरान जुंजी का रिएक्शन देखा था? यंग मास्टर चू वहाँ पर नीचे गिर गया था, मैच के दौरान ही वो गिर गया। उसके बाद जियांग ने पूरी कोशिश की उसको मैच जिताने की और उसके बाद मैच जिता गया। जब वो अरीना से नीचे उतरा तभी वो वहाँ पर गिर गया था। इसका मतलब यह है कि मैच के दौरान ही किसी ने उसको पॉइजन दिया है। ली जियांग ने उसको पॉइजन दिया होगा, उसकी तलवार के ऊपर पॉइजन लगा होगा। जब उसने उसके ऊपर अटैक किया तो उस लड़के को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। जब उसे लगा कि यहाँ पर पॉइजन देने की वजह से उसने गलती कर दी है और इस तरह का मैच वो नहीं जीतना चाहता, उसे शर्म आ गई होगी, इसी वजह से उसने जानबूझकर चू को जितवा दिया होगा। ये सभी लोग होटल में बैठकर यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। सभी लोग ली जियांग के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो एक बहुत ही बेशरम वॉरियर है, जबकि ली जियांग भी वहीं पर बैठा पी रहा होता है। वो सभी लोग उसकी तरफ देखने तो गुस्से के साथ उनसे कहता है सभी लोग मेरी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, मैंने क्या गलत किया है? ली जियांग खुद भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ली जियांग वहाँ पर उसके सामने लॉन्गजू बैठी होती है। वो लॉन्गजू से कहता है तुम बेवकूफ कहीं की, मैंने तुमसे कहा भी था कि पहले मेरी फाइट हो लेने दो, तुमने वहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया? तुमने अपनी नीडल्स के साथ उसके ऊपर अटैक क्यों किया? लॉन्गजू से कहती है तुम्हें अपने ऊपर सारा ब्लेम डालना चाहिए, क्योंकि तुमने वहाँ पर मुझे कोई इशारा दिया ही नहीं, इसी वजह से तुम्हें पता है ना कि वो एल्डर कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें उस एल्डर के साथ काम करना था तो फिर तुम वहाँ पर हरकत नहीं कर सकते, तुम्हें वहाँ पर फाइट में उसको हराना था, ना कि उसको जिताना था। तुम्हारी वजह से मेरी वहाँ पर पूरी 3 नीडल जाया हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ मैंने क्यों किया? तुम्हें पता है ना वो एल्डर कितना ज्यादा खतरनाक है। ली जियांग से कहते हैं तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो यहाँ पर लगता है मेरे से मजाक कर रही हो। अगर वो मेरे ऊपर भारी भी पड़ रहा था तब भी मैं वहाँ पर जीत सकता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं उससे हार जाता? लॉन्गजू से कहती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ, अगर तुम उसे एक भी मौका देते तो वो लड़का तुम्हें आसानी के साथ हरा सकता था, हमने उसकी फाइट को देखा है। साथ ही उसे कहती है हाँ मुझे पता है कि वो बुढ़ा मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ डील कर सके, इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए तो तुम सेफ हो, लेकिन बाद में वो बुढ़ा मास्टर तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम जुनमैंग मार्शल हाउस में अपने आप को ज्वाइन करवा सकोगे। मार्शल हाउस को नई ट्रांसलेशन में ड्रीम फैमिली कहा जा रहा है। लिंग वो मार्शल हाउस को एमसीज फैमिली कहा
कहा जा रहा है। जियांग कहता है कि मैं ड्रीम फैमिली में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में है, तो लगता है कि मैं कैम्सिस फैमिली को ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ शायद वो मुझे अपनी फैमिली में रख लें, क्योंकि फाइट के दौरान मैंने उस लड़के की मदद की है, मैंने उसको एंटीडोट भी दिया और उसके बाद मैंने उसको जीतने में उसकी मदद की। लगता है कि वो लड़का मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है कैम्सिस फैमिली में जाने को। लेकिन लॉन्गसू से कहती है मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी। सीन हमारे जुनजी का दिखाया जाता है। जुनजी अपने रूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है। लगता है कि मुझे जिस नीडल के साथ प्रे किया गया है वो नीडल मास्टर सोल से बनी हुई थी। लगता है कि किसी के पास ऐसी मास्टर सोल है जो कि पॉइजनस नीडल्स बना सकती है। तो जैन वहाँ पर अंदर आते हैं और उसे कहते हैं मास्टर क्या आप ठीक हैं? सिटी लॉर्ड भी अंदर आ जाते हैं। सिटी लॉर्ड जब अंदर आते हैं तो उन्होंने अपने पीछे उन तीनों को भी छुपाया होता है। तो मास्टर जैन चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम इन तीनों को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, तुम इनको अपने साथ क्यों लेकर आए हो? सिटी लॉर्ड हो तुम यहाँ पर एक बच्चे की तरह एक्ट कैसे कर सकते हो? तुम इन तीनों को अपने साथ छुपाकर यहाँ पर ले आए हो, चलो जल्दी से इनको यहाँ से बाहर निकालो। जुनजी से कहता है कोई बात नहीं, इन तीनों को यहाँ पर आने दो, मैंने काफी ज्यादा रेस्ट कर ली, मेरे पास आ सकती है। वो तीनों ही भागते हुए इसके पास आ जाते हैं। हमारा जुनजी इन तीनों को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है मुझसे दूर हो, चिपकने की जरूरत नहीं है। और शीचुआन हमारे जुनजी से कहता है तुम्हें कौन सा पॉइजन दिया गया था? मुझे लगता है कि काफी स्पेशल पॉइजन था। अगर हमें इस बारे में पता चल जाए कि ये कौन सा पॉइजन था तो फिर हम लोग शायद उस किलर को भी ढूंढ सकते हैं जिसने तुम्हारे पर अटैक किया। जुनजी से कहता है नहीं, ये आम सा ही पॉइजन था जो कि हमारी नर्व्स को पैरालाइज कर सकता है। तो कीरू से कहती है मुझे लगता है कि ये पॉइजनस नीडल तुम्हारे पर उस लड़की ने फेंकी होंगी। शुई कियान ऐसा कर सकती है क्योंकि वो तुम्हारे से बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो तुमसे नफरत करती है, इसी वजह से मैच के दौरान उसने तुम्हारे पर नीडल से अटैक किया होगा। अब के बाकी के दोनों वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये बहुत बड़ी बेवकूफ है, लगता है ये उससे बहुत ज्यादा जलती है, इसी वजह से ये यहाँ पर उसके ऊपर सारा इल्जाम लगा रही है, जबकि हम सभी को पता है कि वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती। जुनजी उसे कहता है नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसे बचपन से जानता हूँ, वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। शीचुआन कहता है हाँ इतनी बात तो मुझे भी पता है कि वो हर बार जब भी तुमसे मिलती है वो तुमसे कहती है कि वो तुमसे फाइट करेगी और तुम्हें हरा देगी। तो मतलब यह है कि वो तुमसे फाइट करने की तैयारी कर रही है, ना कि इस तरह की कोई ट्रिक्स को यूज करते हुए तुम्हें कमजोर करके उसके बाद तुमसे फाइट करेगी। उनसे कहता है मुझे लगता है कि मुझे पता है ये किसने किया है। लॉन्गसू वहाँ पर वो भी पॉइजन को यूज करने की माहिर है कि वो लीजियांग की दोस्त भी है, उसने लीजियांग की मदद की होगी, लेकिन लीजियांग तो एंड पर खुद ही वहाँ पर हार गया। जुनजी उनसे कहता है तुम सभी लोग इस मसले को यहीं पर छोड़ दो, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वरना लीजियांग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग स्वर्ग किंग के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जुनजी अपने दोस्तों से कहता है तुम्हें सबके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है कि किसने मेरे पर अटैक किया, किसने मुझे नीडल से मारा, क्योंकि ये सब कुछ लीजियांग के लिए मुश्किल हो जाएगा। जुनजी की फाइट के बाद हमारा जो रेफरी होता है वो कहता है कि अब सिर्फ और सिर्फ 6 ही कम्पिटिटर्स बचे हैं, तो इन 6 के 6 कम्पिटिटर्स को यहाँ पर आपस में फाइट करना होगी और एंड के ऊपर हमें सिर्फ 3 ही कम्पिटिशन वाले विनर मिलेंगे। सारे के सारे आपस में रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे, एक दूसरे के साथ इन्हें फाइट करना होगी। जैसे यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है तो सबसे पहली फाइट हमारे जुनजी की होती है। जुनजी की फाइट हमारी शुई कियान के साथ होती है। कहता है तो शुई कियान और जुनजी दोनों यहाँ पर आ जाए और इसी के साथ वो लोग कहते हैं चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। वो सभी लोग कहते हैं इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर फाइट्स रैंडमली सिलेक्टेड होने वाली हैं, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन हुई है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इन्होंने जानबूझकर जुनजी की फाइट शुई कियान के साथ रखी है। कियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है क्योंकि उसके मास्टर स्पिरिट 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है और ऊपर से उसका कल्टीवेशन लेवल भी स्पिरिट गैदरिंग के 3rd लेवल पर है। लगता है कि ये फाइट की आउटकम पहले से ही डिसाइडेड हो चुकी है, जुनजी इस मैच को हारने वाला है। लेकिन फिर वो कहते हैं लेकिन जुनजी भी कोई आम सा लड़का तो नहीं है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही ये सभी लोग यहाँ पर ये बातें भी कर रहे होते हैं कि लास्ट राउंड में हमारे जुनजी को पॉइजन दिया गया था, उसको पॉइजन देकर मैच से निकालने की कोशिश की गई थी। लगता है कि इस बार वो पहले से कमजोर होगा और इस बार भी कोई इस तरह के टैक्टिक्स यूज किए जा सकते हैं। लगता है किसी एल्डर की नजर में वो आ चुका है। हमारे जुनजी के तीनों दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस बात को यहाँ पर से खत्म करने के लिए लोगों के जहन में ये बात डाल देते हैं। वो उनसे कहते हैं तुम लोगों को किसने कह दिया कि जुनजी को पॉइजन दिया गया? हमारा यंग मास्टर तो बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ पर फाइट करने के लिए आने वाला है ताकि हमारे जुनजी की फाइट शुई कियान के साथ है जो कि एक परफेक्ट वॉरियर है, लेकिन फिर भी हमारा जुनजी इस फाइट को जीतने वाला है। लोग उनसे कहते हैं कहीं तुम लोग अंधे तो नहीं हो क्या? तुम लोगों को इस बारे में जरा भी नहीं पता कि तुम्हारा जुनजी बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर है? क्या तुम्हें लगता है कि वो एक ऐसी लड़की को हरा सकता है जो कि पहले से स्पिरिट गैदरिंग के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है और ऊपर से उसकी मास्टर स्पिरिट भी काफी स्ट्रॉन्ग है? फैंग उन लोगों से कहता है हमारा जुनजी ही इस मैच को जीतने वाला है, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे? नेक्स्ट सीन में अरीना के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी शुई कियान हमारे जुनजी से कहती है लगता है कि हम दोनों के दरमियान में जो फाइट चल रही है उसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। हमारा जुनजी शुई कियान से कहता है क्योंकि तुम एक लड़की हो इसी वजह से तुम्हारे साथ फाइट करने के दौरान मैं अपनी तलवार को यूज नहीं करूंगा ताकि हम लोग यहाँ पर फेयर एंड स्क्वेयर मैच कर सकें। बात सुनते ही शुई कियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी एरोगेंस अभी भी आसमान के ऊपर है, तुम्हें क्या लगता है कि फेयरनेस के लिए तुम यहाँ पर तलवार नहीं यूज कर रहे, यहाँ पर तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? तुम्हें लगता क्या है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है तुम्हें अपनी इस एटीट्यूड की बहुत ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वो हमारे जुनजी के ऊपर अटैक कर देती है जबकि हमारा जुनजी नीचे की
तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही फिर उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर सोच रही होती है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा फास्ट है, बार बार हमारे जुंजी के ऊपर अटैक आ रही होती है, जबकि हमारा जुंजी बार बार उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। वो भी यहाँ पर सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसको एक भी हिट नहीं लगा पा रही, मैंने इसके ऊपर कितने सारे अटैक्स किए हैं लेकिन मेरा एक भी अटैक इसकी बॉडी से हिट नहीं हो रहा, ये बहुत ज्यादा फास्ट है या फिर मैं कमजोर हूँ। क्योंकि यहाँ पर इससे फाइट करते हुए मुझे बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे कि इसे पहले से मेरे सारे मूव्स का पता है कि मैं कहाँ पर अटैक करने वाला हूँ। जुंजी भी उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर सीरियस हो, या फिर तुम यहाँ पर ऐसे ही अपने हाथों को चला रही हो, और साथ ही उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। महाराज जुंजी शुइकियान से कहता है अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो फिर हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगा था कितने सालों में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई होगी। यहाँ ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम किस तरह की बकवास कर रही हो। हमारा जुंजी उसे कहता है क्या तुमने कल्टीवेट किया भी है या नहीं, या फिर तुम यहाँ पर ऐसे ही अपने हाथों को चला रही हो। विज्ञान फिर से अपने पाँव को उठाती है और उसे एक जबरदस्त किक मारती है, लेकिन हमारा जुंजी उसकी किक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा जुंजी एक ही हाथ के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं पर हो क्या रहा है, हमें तो लगा था कि शुइकियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन और उसकी मार्शल स्पिरिट स्ट्रॉन्ग है, तो वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फाइट दिखा सकती है। लेकिन ये लड़का जुंजी उसके सामने इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि उसके पास से कुछ चीज छीनने की कोशिश कर रही है, तो बड़ी आसानी के साथ सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। ऐसे लगता है तो बच्चे वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। हमारी फाइट तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, हमें यहाँ पर सोचा था कि शुइकियान अच्छी फाइट दिखाएगी लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार लड़की निकली। लगता है कि ये लड़की जानबूझकर यहाँ पर हारने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से ये फुल पावर के साथ अटैक नहीं कर रही। लेकिन इसने तो कहा था कि इसे जुंजी से बदला लेना है। शुइकियान फाइट करने के दौरान हमारे जुंजी की गर्दन के ऊपर अपनी कोहनी मारती है, जिससे हमारा जुंजी वहीं पर अपना गला पकड़ कर खड़ा हो जाता है। शुइकियान उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह बिहेव करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत ही आसान से फाइट करूंगी और आसानी से फाइट को हार जाऊंगी। जुंजी उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ सीरियस होकर फाइट कैसे कर सकता हूँ क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की हो। जुंजी उसे कहता है अपने घर जाओ और घर जाने के बाद अपने स्पेशल मूव 9 वेव रिपल टेक्निक को जाकर मास्टर करो, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वेस्ट कर सकूं, इसलिए चुपचाप यहाँ पर रहना से नीचे उतर से जाओ अगर तुम्हें यहाँ पर इसी तरह का डांस ही करना है तो। साथ ही हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अगर तुम्हें इस तरह की फाइट करनी है तो मुझे यहाँ पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें इस तरह हराकर नहीं जीतना। जुंजी कहता है ठीक है मैं यहाँ पर सरेंडर करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना यहाँ से जाने की, मुझे अभी तुमसे फाइट करनी है और मैं अभी यहाँ पर फाइट करूंगी। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है यहाँ पर से इतनी आसानी के साथ बाहर नहीं जा सकती, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है। फिर साथ ही वहाँ पर 9 रिपल टेक्निक को यूज करती है और साथ ही अपनी मार्शल स्पिरिट को भी रिलीज करती है। हमारा जुंजी भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि अब ये लड़की यहाँ पर सीरियस होने वाली है। वो 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करते हुए हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करती है। यहाँ पर जबरदस्त वाटर निकलता है क्योंकि वो वाटर टेक्निक होती है, इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारा पानी निकलता है और हमारा जुंजी पानी के अंदर डूब जाता है। इसी के साथ ही शुइकियान एक और स्पेशल मूव को यूज करती है जिसका नाम ड्रैगन लेक टाइगर वेव होता है। वो स्पेशल मूव को यूज करती है तो अरीना बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, पूरा अरीना पानी से भर जाता है। तभी देखने वाली बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होती है, बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं। वो लोग कहते हैं इस लड़की की पावर्स तो वाकई में बहुत ज्यादा है, हमने इसको कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया, ये तो पहले यहाँ पर सिर्फ वार्म अप कर रही थी, अगर ये इसी तरह अपनी वाटर टेक्निक को यूज करती रही तो पूरी की पूरी रिंग को ही बर्बाद कर देगी। क्योंकि हमारा जुंजी उसके पानी के अटैक के दरमियान में खड़ा होता है, वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं जुंजी ने उसके अटैक को रेजिस्ट कर लिया। शुइकियान कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे अटैक को अवॉइड कैसे कर सकते हो। तो यहीं पर हमारी शुइकियान अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाती है और वहाँ पर एक जबरदस्त किक मारने लगी है। वो अपने फाइनल ब्लो को वहाँ पर देती है और उसे कहती है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। अपनी टांग को घुमाते हुए जब 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त वाटर टाइगर निकलता है। वो वाटर टाइगर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और वहाँ पर अरीना में पूरी तरह से पानी भर जाता है। पानी इतना ज्यादा होता है कि अरीना से भी बाहर निकल आता है। वहाँ पर जितने भी जनता बैठी होती है वो सभी लोग उस पानी में बह जाती है। यूजान जल्दी से भागती हुई हमारे जुंजी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जबकि मास्टर जैंग उसे कहती है बेवकूफ मत बनो, तुम वहाँ पर कहाँ पर जा रही हो। तुम्हें दिखाई दिया कोई और एल्डर अपनी जगह के ऊपर से हिला है, कोई भी एल्डर अपनी जगह के ऊपर से नहीं हिला और ना ही मैं वहाँ पर जाऊंगा किसी की मदद करने के लिए। हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ड्यूल है क्योंकि जब भी यहाँ पर कभी फाइट होती है तो ऐसा तो होता ही है। बहुत सारी फाइट में जहाँ पर अरीनास टूट जाती हैं और उनके एनर्जी अटैक्स बाहर भी निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उस सभी को पहले से ट्रेन किया जाता है। जितनी ऑडियंस हो उस सभी को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से पूरा करेंगे, किसी भी ऑडियंस में बैठे हुए इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहाँ पर जो रेफरी होता है वो अपने लोगों को वहाँ पर कहता है, वो लोग जल्दी से वहाँ पर पानी को वापस से अरीना के अंदर बंद करना स्टार्ट करते हैं। वो पानी को वापस से अरीना के अंदर भेज देते हैं और लोगों को बचा लेते हैं। कि मास्टर जैन और सिटी लॉर्ड वो उन तीनों को बचा लेते हैं। वो लोग कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बचा लिया। सिटी लॉर्ड ने जहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज किया होता है वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं। एक बड़ा सा मेंटिस होता है, वो लोग कहते हैं जो तो एक मेंटिस है क्यों ना हम लोग इसका सूप बनाकर खाएं। जबकि सिटी लॉर्ड गुस्से से उनसे कहते हैं ये मेरा मास्टर स्पिरिट है, तुम लोग इसका सूप बनाकर नहीं खा सकते। कि बाहर से पानी खत्म होने के बाद सभी लोग फिर से अरीना की तरफ देखते हैं कि मैच का क्या बना। यहाँ पर पानी का एक बड़ा सा बॉल होता है और हमारा जुंजी पानी के बॉल के अंदर होता है, तो बाहर से अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। वो सभी लोग कहते हैं जुंजी का क्या हुआ, क्या वो वहाँ पर
अभी तक रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को वो रेजिस्ट कैसे कर सकता है? तो अभी तक स्पिरिट गैदरिंग नाम में भी नहीं पहुंचा, फिर वो उसके स्पिरिट गैदरिंग वाले इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है? अभी लोग कहते हैं इस लड़के ने शुई कीहान के सभी अटैक को यहाँ पर अवॉइड कर लिया और उसको अवॉइड करने के साथ साथ उन सभी को रेजिस्ट भी किया और उसकी बॉडी के ऊपर जरा भी डैमेज नहीं है। बाद हमारा जुंजी वहाँ पर अपनी स्पिरिट को गैदर करता है और एक एनर्जी क्रिएट करता है। देखकर शुई कीहान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? हमारा जुंजी वहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करने लगता है। वो उसको वहाँ पर यूज करता है तो उसके अटैक को बैकफायर करता है, जबकि शुई कीहान कहती है इस लड़के ने यहाँ पर मेरे मूव को चोरी किया है। ऐसा तो नहीं है कि इसने यहाँ पर मुझे परफॉर्म करते हुए देख लिया और यहीं पर इसने स्पेशल मूव को सीख लिया। मैंने इस मूव को सीखने के लिए पूरा 1 साल लगा दिया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की तब जाकर मैं इस मूव को सीख पाई हूँ, लेकिन इसने यहीं पर खड़े खड़े इस मूव को कैसे सीख लिया है? जुंजी जब 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करता है तो वो एक बड़ी सी वेल बना लेता है, क्योंकि वो वेल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उसके मूव से तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो एनर्जी वेव जब हमारी शुई कीहान के साथ टकराती है तो उस बेचारी के कपड़े भी फट जाते हैं और पानी के साथ हिट होने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। हमारा जुंजी उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तुम इसको हार चुकी हो, जबकि शुई कीहान जुंजी की तरफ देखकर कहती है तुम वो जुंजी नहीं रहे, तुम बदल चुके हो। यहाँ पर बाकी के सभी लोग, यहाँ ऑडियंस वगैरह सभी लोग खुश हो रही होती है। यहीं पर मिस जूजान कुछ नोटिस करती है। मिस जूजान और मास्टर जैंग दोनों ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि जुंजी ने वहाँ पर इतने पावरफुल अटैक के दौरान लड़की की स्पिरिट पावर को यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा लिया। अब वो भी स्पिरिट गैदरिंग के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। मास्टर गू भी सोच रही होती है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारी इस लड़के के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती तो मैं अपनी ड्रीम फैमिली में इसको सिलेक्ट कर लेता। तो ये बात वाकई में सच साबित हो गई है कि इसने सिटी लॉर्ड और पॉइजन जैन दोनों को स्पिरिट राम में ट्रांससेंड करवाया है, उन दोनों को ब्रेक थ्रू करवाया। का मतलब यह है कि शुई कीहान के पास शुरुआत से जीतने का कोई चांस नहीं था। शुई कीहान वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं इससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैं इस मैच को जीत सकती थी। जुंजी उसी वक्त आगे बढ़ता है, अपना कोट उतारता है और उसको कवर कर देता है और उसे कहता है ये लो इसको कवर करो। उसे कहती है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, अगर तुम यहाँ पर एक जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे हो तभी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, हमारी दुश्मनी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। हमारा जुंजी उसे कहता है पहले जहाँ पर अपने आप को बचाओ, तुम्हें सभी लोग देख रहे हैं। साथ ही हमारा जुंजी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। शुई कीहान वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। यहीं पर जो बाकी फैमिली के एल्डर्स होते हैं वो लोग आपस में बात कर रही होती है। वो लोग कहते हैं ये लड़का तो वाकई में एक बहुत ही जीनियस है, ये जीनियस भी और इसे दूसरों की इज्जत करना भी आता है। देखो इसने कैसे उस लड़की को कवर किया। इतना है कि जो लड़का हमारी फैमिली का कोड डिसाइपल बनने के लायक है। दूसरे मास्टर से कहते हैं हाँ ये हमारी फैमिली का कोड डिसाइपल बनने के लायक भी है। आदि वो लोग कहते हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कॉकरोच ने इसको पहले से सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि कैम्पसिस फैमिली वालों ने पहले से इसको रिक्रूट कर लिया है। इसी वजह से अब हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपनी फाइट को जीत जाता है, शुई कीहान को हरा देता है। ये देखने के बाद सभी के सभी एल्डर वहाँ पर तारीफें कर रहे होते हैं, जबकि मास्टर गूज यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैं इस फाइट के रिजल्ट से बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर किसी न किसी स्पेशल आर्टिफैक्ट या वेपन को यूज किया है। तो ये हमारे एल्डर्स के रिव्यू का टाइम है। वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और कहता है एल्डर्स के रिव्यू का टाइम है, वजह से तमाम के तमाम कैंडिडेट फील्ड से बाहर चले जाएं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर इस एरिना से बाहर नहीं जा सकता, सभी लोग यहीं पर रुकेंगे। सबसे पहले हम लोग इस लड़के को चेक करेंगे। मास्टर गू हमारे जुंजी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी फाइट उस लड़के के साथ वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी, तुमने उस लड़की को हरा दिया। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी फाइट को एनालाइज करने के बाद हमारे जो एल्डर्स है वो तुम्हारी इस फाइट से बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। हमें लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी हिडन वेपन को यूज किया है, वरना तुम एक स्पिरिट गैदरिंग राम के 3rd लेवल के इंसान को इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करूंगा, कहीं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई हाई लेवल का वेपन तो नहीं है जिसको यूज करते हुए तुमने इस फाइट को जीता है। इसी वजह से बाकी के सारे एल्डर्स की बिहाफ पर मैं यहाँ पर ये वाला काम करूंगा। तो उसके तीनों दोस्त ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। पर सभी को पता है कि हमारे जुंजी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एल्डर गू जानबूझकर इसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये एल्डर का रिव्यू टाइम क्या होता है? शीचुआन उनसे कहता है एल्डर्स के रिव्यू टाइम का मतलब यह है कि जब फाइट के बाद एल्डर्स को लगता है कि इस फाइट में कोई गड़बड़ है तो वो लोग मैच को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। जिस बंदे के ऊपर उन्हें शक होता है वो उसकी बॉडी को कम्प्लीटली चेक करते हैं, कहीं उसके पास कोई वेपन तो नहीं है। सिटी लॉर्ड कहती है लगता है कि हमारे मास्टर मुश्किल में पड़ गए हैं। तो पॉइजन जैन से कहते हैं हाँ वो मुश्किल में पड़ चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए जाएंगे तो इससे वो और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो जैन अपने मास्टर जैंग से कहती है मास्टर जैंग आपको भी बताया यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे, आप वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे? मास्टर जैंग वहाँ पर सोच रहे होते हैं, लगता है कि इस मास्टर गू से रहा नहीं गया और ये जानबूझकर वहाँ पर चला गया है हमारे जुंजी के लिए मुश्किल क्रिएट करने के लिए। शुरुआत से इसी का प्लान था जुंजी को
मरवाने का या फिर यहाँ से एलिमिनेट करवाने का। लेकिन यहाँ पर देखना ये है, बिल्ली तो बाहर आ चुकी है, लेकिन क्या चूहा अभी भी एक चूहा है। मैं शुंजी से कहता प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर चीटिंग किया, अगर मैंने यहाँ पर चीटिंग किया तो तुम्हें बाकी के सारे विनर्स को भी चेक करना होगा, हो सकता है कि उन सभी ने भी चीटिंग की हो। शुंजी से कहता है यहाँ पर विनर के ऊपर शक करने की बजाय और उसको एनालाइज करने की बजाय तुम सभी लोगों को अपने इस सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए। तुम लोगों का सिलेक्शन सिस्टम बहुत ज्यादा पुअर है, तुम्हें इसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि कोई भी यहाँ पर आकर चीटिंग ना कर सके। शुंजी से मना करने के बाद जैसे वहाँ से जाने लगता है तो मास्टर गू से कहते हैं मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि तुम्हारे पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि तुम आगे से मुझे रिफ्यूज कर सको। यानी कि मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर चेक करने वाला और मैं इसे चेक करूंगा। और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं जो कि एक बड़ा सा टॉर्टॉइज होता है और उस टॉर्टॉइज की बॉडी के ऊपर काफी बड़ी जंजीरें लटकी होती हैं। उन जंजीरों के साथ वो हमारे शुंजी को बांध लेते हैं। हमारे शुंजी को अपनी जंजीरों के साथ बांधकर वहीं पर रख लेते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। साथ ही वो से कहते हैं तुम इसलिए क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम हमारे सिलेक्शन प्रोग्राम के बारे में बात कर सकोगे, हमें अपनी सिलेक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए, तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है। और फिर साथ ही मास्टर गू से कहते हैं तुम्हारे जैसे एरोगेंट और एटीट्यूड वाले लड़कों के लिए मैं हमेशा से बहुत ज्यादा सख्त रहा हूँ, मैंने कभी भी नरमी से बात नहीं की। ये तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग थी, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर मेरी बात को काटा या फिर तुमने हमारी सिलेक्शन प्रोग्राम के बारे में कोई कमेंट्स किए तो इससे बुरा होगा। शुंजी से कहता है एल्डर गू तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने इस तरह का नाटक क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम मेरी गलती की वजह से मुझे सजा दे रहे हो। क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये सारे का सारा शुरुआत से तुम्हारा ही प्लान था। शुरुआत से तुम चाहते थे कि मैं यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, फिर तुम्हारा प्लान ये था कि तुम मुझे मारना चाहते थे। लगता है कि तुम यहाँ पर किसी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो या फिर किसी के साथ मिले हुए हो, लेकिन तुम्हारा सारे का सारा प्लान फेल हो गया और उसके बाद तुम्हें खुद यहाँ पर रिंग में आना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुमने इस मैच के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर रिंग के नीचे एक ब्लैक सर्कल पहले से बिछाया हुआ था, तुमने एक फॉर्मेशन बिछाई हुई थी। अगर मैं यहाँ से जाना भी चाहूँ तब भी तुम मुझे यहाँ पर आसानी से पकड़ सकते थे अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए। लगता है कि तुम्हें तो मुझसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मास्टर गू से कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है, चुई फैमिली वालों ने मुझे कहा था कि एक लड़के को बहुत ज्यादा टीज करना है, यहाँ तक कि अगर फाइट के दौरान उसको क्रिपल कर दो या फिर मार भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर गू से कहते हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मुझे तो लगा था कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को भेजकर तुम्हें आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन तुम यहाँ पर हारे नहीं बल्कि तुमने अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया। इस वजह से मुझे तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और साथ ही वो अपनी जंजीरों को और ज्यादा टाइट करते हैं। वो जंजीरों को टाइट करते हैं तो हमारी शुंजी की हालत भी टाइट हो जाती है। शुंजी उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला दिया है, लगता है कि मुझे यहाँ पर खुद से तुमसे फाइट करके निपटना होगा। मिस्टर गू आगे बढ़ते हैं और उसकी बॉडी को सर्च करते हुए उसके पास से कुछ निकाल लेते हैं। तो ये कुछ क्या होता है, ये वही लकी चार्म होता है जो कि हमारी ल्यूजियांग का गुड़िया होती है। मिस्टर गू उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और कहते हैं मुझे यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है, लगता है कि तुमने वाकई में इस मैच में चीटिंग की है, तुम्हारे पास तो एक गॉडली वेपन है। ये सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के के पास से उन्हें क्या मिला है, क्या वाकई में उसके पास कोई ऐसा वेपन है जिसको यूज करते हुए उसने शुई कियान को मैच में हरा दिया और इस लड़के ने वाकई में यहाँ पर चीटिंग की है। हमें तो लगा था ये लड़का स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये तो चीटर निकला। तो बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि ये लड़का शुई कियान को कैसे हरा सकता है, वो तो स्पिरिट गैदरिंग के 3rd लेवल पर है जबकि ये बॉडी टेम्परिंग राम में है, आसानी से तो ये इसको हरा नहीं सकता था। इसने यहाँ पर गॉडली वेपन को यूज करते हुए चीटिंग किया। हमें भी देखना है कि वो गॉडली वेपन कौन सा है। हर साल की सिलेक्शन में कोई ना कोई बच्चा ऐसा निकलता है जो कि चीटिंग करता है, लेकिन हर साल उन्हें बहुत ही बुरी सजा भी दी जाती है। और इस बार भी इस लड़के ने यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए चीटिंग की है ताकि ये किसी बड़ी फैमिली को ज्वाइन कर सके। मास्टर गू ने अपने हाथ में ल्यूजियांग की उस छोटी गुड़िया को पकड़ा होता है और उसे कहते हैं ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुमने इस चीज को अपने पास क्यों रखा हुआ है, तुम तो बिल्कुल एक बच्चे हो। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि सभी लोग भी वहाँ पर हैरान होकर देख रहे होते हैं कि आखिर उसे उसके पास से ऐसा क्या मिला है, क्या वाकई में यहाँ पर शुंजी ने चीटिंग किया, उसने अपने पास इस तरह के वेपन को क्यों रखा हुआ था जो कि एल्डर गू को उसके पास से मिला है। शुंजी गुस्से के साथ उसे कहता है ये मुझे वापस करो। एल्डर गू से कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें ये वापस कर दूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक बहुत ही अहम सबूत है। इस बात का सबूत है कि तुमने इस मैच में चीटिंग किया, इसी वजह से मैं इसे अपने पास रखूंगा। सभी एल्डर इसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद ये तुम्हें वापस मिलेगा। एल्डर गू ल्यूजियांग की गुड़िया को अपनी जेब में रखने लगते हैं। उसी वक्त उसकी उंगलियां कट जाती हैं। ये देखकर एल्डर गू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारा शुंजी अपनी तलवार को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी तलवार के साथ उसकी उंगलियां काट देता है जिसके साथ ही वो गुड़िया उड़ती हुई अरीना में जाकर गिरती है। देखकर शुई कियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये कोई गॉडली वेपन नहीं बल्कि ये तो उसकी छोटी बहन ल्यूजियांग की गुड़िया है। एल्डर गू अपने कटे हुए हाथ की तरफ देख रहे होते हैं। फिर साथ ही वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लड़के तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मेरे पर अटैक नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुमने मेरे पर अटैक कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि अब मैं तुम्हें मारने का हक रखता हूँ। तो एल्डर गू वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उसे कहते हैं जबकि तुम यहाँ की अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें आज एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अथॉरिटीज को चैलेंज करने का मतलब क्या होता है। वो आगे बढ़ते हैं और अपनी चेन्स को और भी ज्यादा टाइट कर देते हैं। एल्डर गू आगे बढ़ते हैं और अपनी चेन्स को यूज करते हुए हमारे शुंजी से कहते हैं सबक सिखाने की बजाय क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें मार ही डालूंगा। जैसे अपनी चेन से उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसी वक्त हमारा शुंजी अपनी तलवार के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। एल्डर गू से कहते हैं लड़के तुम तो अपनी
तलवार को कंट्रोल करने में वाकई में काफी बड़े उस्ताद हो। तुम अपनी तलवार को बिना अपने हाथ हिलाए भी कंट्रोल कर सकते हो। जुनजी गुस्से के साथ उसे कहता, अपनी बकवास बंद करो। तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मुझे अथॉरिटी के सामने झुकना होगा, लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी है कहाँ पर? तुमने यहाँ पर चीटिंग की, तुमने मुझे मैच में पॉइजन दिया, मुझे हराने की कोशिश की। ऊपर से अब तुम यहाँ पर रिव्यू के नाम के ऊपर मुझे लेसन सिखाना चाहते हो, यानी कि यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते हो। तुम्हारे जैसे एल्डर्स के सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। क्योंकि उसी वक्त तुम्हारा जुनजी अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है ताकि वो उसकी एनर्जी वाले चेन्स को वहाँ पर तोड़ सके। तो गू से कहती है तो फिर ठीक है, अगर तुम यहाँ पर झुकोगे नहीं तो फिर तुम्हें झुकाया जाएगा। इसके साथ ही हमारा जुनजी अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है। फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद उसकी सारी चेन्स टूट जाती हैं। यहाँ से एल्डर गू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने मेरी चेन्स को कैसे तोड़ दिया? मेरी मार्शल स्पिरिट तो बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट थी। जुनजी जब अपनी स्पिरिट पावर को यूज करते हुए उन चेन्स को तोड़ता है तो वहीं पर नीचे गिर जाता है। कहता है मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही मार्शल स्पिरिट को यूज कर लिया, की वजह से अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं खड़ा हो सकूं। मास्टर गू वहाँ पर फिर से अपनी चेन्स को रिलीज करती है और कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रेयर साइड है कि कोई यहाँ पर मेरी चेन्स को तोड़ पाया है। तुमने मेरी चेन्स को तोड़ दिया, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम बच पाओगे। फिर से अपनी चेन्स को रिलीज करते हुए जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है कि इस वक्त मेरा लेवल क्या है? मैं इस वक्त ह्यूमन स्पिरिट लेवल पर हूँ और तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह हो। वो अपनी चेन्स के साथ हमारे जुनजी को वहाँ पर पूरी तरह से जकड़ लेती हैं। वो अपनी चेन्स के साथ जुनजी को बांधकर जब वहाँ पर मारने लगती हैं, उसी वक्त मास्टर जैंग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मास्टर जैंग अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं जो कि एक स्कॉर्पियन होता है। हमने स्कॉर्पियन के डंक को उसके सामने करते हुए कहते हैं मास्टर गू बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर रूल्स को तोड़ रहे हो, तुम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर मार नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी सारी जनता के सामने एक प्लेयर को मार सकते हो? इसने यहाँ पर इस सारे कंपटीशन को जीता है, ये कंपटीशन का विनर है। अगर इस लड़के ने चीटिंग किया है तो फिर यहाँ की जो कमेटी है उसको फैसला करने दो, क्योंकि अगर इसने चीटिंग की है तो इसको तो कोई भी याद नहीं रखेगा और तुम इसको मार डालोगे तो सभी लोग तुम्हें याद रखेंगे। तुमने यहाँ पर एक स्टूडेंट को मार दिया था। रेन पवेलियन का एक एल्डर जो कि एक लड़के से टैलेंट से बहुत ज्यादा जेलस हो गया और जेलसी की वजह से उसने एक लड़के को मार डाला। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट गैदरिंग के फर्स्ट लेवल पर था। तो यहीं पर हमारे फैंग को भी दिखाते हैं, शायद फैंग के पीछे भी कोई मिस्ट्री है। फैंग वहाँ पर आगे बढ़ता है और अपने मार्टिन को यूज करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है जुनजी मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ, पर सभी लोगों को तुम्हारे पर शक है, मैं उन सभी के शक को तुम्हारे गुड लक में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर काफी सारी रोशनी निकलती है, ये सारी की सारी रोशनी फैंग के पास से निकल कर आती है और हमारे जुनजी को कवर कर लेती है। वहीं पर जुनजी को आवाज आती है, वो उसे कहती है जल्दी से फिर से उठकर खड़े हो जाओ, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा गार्डियन स्टार हूँ। जुनजी कहता है ये कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है? उसी के साथ हमारे जुनजी के माथे पर से बहुत ज्यादा जबरदस्त एनर्जी निकलती है। जब उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है उसी के साथ ही वो सारी की सारी चेन्स टूट जाती हैं। वो चेन सारी टूट जाती हैं तो मास्टर गू जो इसके सामने खड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी सारी की सारी मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मास्टर गू ने वहाँ पर अपनी चेन्स जो कि मार्शल एनर्जी से बनी होती है वो सारी की सारी स्पिरिट एनर्जी को हमारा जुनजी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो सारी स्पिरिट एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वहाँ पर एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट हो जाता है। ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है। मास्टर जैंग भी उस एनर्जी बॉल से बाहर निकल आते हैं जबकि सिर्फ और सिर्फ एल्डर गू उस एनर्जी बॉल के अंदर होते हैं। हुईकियान एल्डर जैंग से कहती है मास्टर जैंग आपको वहाँ पर जाना चाहिए और इनको जाकर रोकना चाहिए। आपको नहीं लगता कि उनको रोकना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों में से कोई मारा जाए। मास्टर जैंग उसे कहते हैं मैं तो वहाँ पर जाकर उनको रोकना चाहता हूँ लेकिन मैं उस एनर्जी सर्कल के अंदर नहीं जा सकता। जबकि पॉइजन जैन भी सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जुनजी ने मास्टर गू की सारी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसी के साथ ही उन सभी लोगों को वहाँ पर जबरदस्त स्पिरिट पावर महसूस होता है। पॉइजन जैन कहते हैं ये वाला स्पिरिट प्रेशर मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। मास्टर जैंग कहते हैं हाँ ये वाकई में वही स्पिरिट प्रेशर है। इसी के साथ ही वहाँ पर मास्टर गू को दिखाते हैं। मास्टर गू वहाँ पर घुटने टेक कर बैठे होते हैं और बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि उसके सामने हमारा जुनजी खड़ा होता है जो कि अपने स्पिरिट प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। लोग कहते हैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पिरिट प्रेशर ऐसा है जो कि सभी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल एक्सपर्ट क्यों ना हो। वो वाला स्पिरिट प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक असली के स्पिरिट किंग का स्पिरिट प्रेशर है जिसके सामने सभी को झुकना पड़ता है। हमारा जुनजी अपने हाथ को सामने करके वहाँ पर खड़ा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से ये सारा स्पिरिट प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ग किंग के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर गू हमारे जुनजी के ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं और साथ ही उसे वहाँ पर मारने की भी कोशिश करते हैं, जबकि हमारा जुनजी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहाँ पर एक स्पिरिट किंग की प्रेशर को वो रिलीज करता है जिसकी वजह से एल्डर गू भी उसके सामने झुक जाती है। बाकी के सभी लोगों को वहाँ पर जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद हमारा जुनजी ये सब कुछ होने के बाद स्टेज से नीचे उतर रहा होता है। इसी वक्त शुईकियान आगे बढ़ती है और उसे कहती है जुनजी जरा रुको, मेरी बात सुनो, ये 9 वेव रिपल टेक्निक कैसे आती है? ये वाला स्किल
तो मेरे पास है, तुमने स्किल को कैसे मास्टर कर लिया? महाराज जुंजी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो वो एल्डर मैं ही था जिसने तुम्हें ये वाली स्पेशल टेक्निक बेची थी, ये टेक्निक मैंने तुम्हें बेची थी। वहाँ सुनते ही वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। हमारा जुंजी उसे कहता है हालांकि ये टेक्निक इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको अच्छे से मास्टर करोगी तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। और इतना कहने के बाद हमारा जुंजी स्टेज से नीचे उतर आता है, जबकि शुइकियान वहीं पर बैठकर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है, जबकि उसकी नौकरानी भी वहीं पर खड़ी होती है। उसकी नौकरानी वहाँ से वापस आती है और अपनी यंग मिस की ये वाली हालत देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान होती है। वो यंग मिस को लेकर वापस आ जाती है और रूम के अंदर जाने के बाद उसकी यंग मिस बहुत ज्यादा रो रही होती है और साथ साथ चिल्ला भी रही होती है और हमारे जुंजी को गालियां दे रही होती है। उसकी नौकरानी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सोच रही होती है कि इस बार हमारी शुइकियान को बहुत बड़ा झटका लगा है। लास्ट टाइम ये बहुत ज्यादा रोई थी और लास्ट टाइम ये कब रोई थी? 6 साल पहले, जब जुंजी से छोड़कर चला गया था तब ये बहुत ज्यादा रोई थी। यहीं से हमें 6 साल पहले का सीन दिखाते हैं। साल पहले यही नौकरानी होती है और यही शुइकियान होती है। शुइकियान उस वक्त छोटी बच्ची थी, ये उसको बहुत ज्यादा रो रही होती है। तो नौकरानी उसके पास आती है और उसे कहती है मिस शुइकियान आप यहाँ पर रो क्यों रही है, आपको क्या हुआ है? तो वो वहाँ पर रोते हुए कहती है चला गया, वो यहाँ से चला गया है, वो वापस नहीं आने वाला, मुझे नहीं लगता कि वो वापस मेरे लिए यहाँ पर आएगा। और उसके पास जंग मिस को बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया था और काफी दिनों तक वो बीमार रही थी। बीमारी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन वो जुंजी के बारे में भूल चुकी थी। जिस तरह पहले वो जुंजी की केयर किया करती थी उस तरह उन्होंने केयर करना छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। मिस शुइकियान दरवाजा खोलती है और अपने पास से वो क्लॉक उतारती है जो कि जुंजी ने अपना कोट उतार कर उसको दिया था। नौकरानी को देती है और कहती है जाओ जाकर इसको वापस दे आओ या फिर इसको बाहर फेंक दो, मुझे उस कमीने की कोई भी चीज नहीं चाहिए। जबकि गली में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, वो सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि उस लड़के ने कंपटीशन के दौरान ही ब्रेक थ्रू कर लिया। उसने शुइकियान के साथ फाइट करने के दौरान अपने आप को लेवल अप किया और स्पिरिट गैदरिंग राम में पहुंच गया, जबकि साथ ही उसने एल्डर गू को भी फाइट में हरा दिया। उनमें से एक बंदा कहता है मैंने सुना है कि एल्डर गू की कल्टीवेशन रिड्यूस हो गई है। उस लड़के ने एल्डर गू की कल्टीवेशन को भी ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से एल्डर गू अब स्पिरिट राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, जबकि वो हीमन नाम के एक एक्सपर्ट हुआ करते थे। उस लड़के ने एल्डर गू की सारी पावर को एब्जॉर्ब किया होगा, तभी वो इतनी जल्दी से लेवल अप हुआ है, तभी उसने इतनी जल्दी से ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया है। उसी वक्त एक बंदा बाहर से भागता हुआ लोग के पास आता है और कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, आकर देखो 3 बड़ी फैमिलीज, ब्लास्ट फैमिली, कैरन फैमिली और सन फैमिली, इन तीनों फैमिलीज के एल्डर्स बाहर आने वाले हैं। लगता है कि वो किसी को रिक्रूट करने के लिए जाने वाले हैं। तो वो सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर तीनों एल्डर्स होते हैं और वो तीनों एल्डर्स बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं पता नहीं ये कौन से जीनियस की तरफ जा रहे हैं। ये सभी लोग जुंजी के पास जा रहे हैं। हालांकि उसने यहाँ पर ड्रीम फैमिली को ऑफेंड किया है। एमसीज फैमिली के मास्टर जैंग उसको बचाने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी ये तीनों फैमिलीज के लोग उसको रिक्रूट करने के लिए जाने वाले हैं ताकि उससे बात कर सके, शायद वो इनकी फैमिली को ज्वाइन कर ले। वो वाकई में एक जीनियस लड़का है। हालांकि तीनों फैमिलीज अलग अलग हैं, लेकिन तीनों फैमिलीज एक साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि इन सभी को एडवांटेज चाहिए। अगर किसी एक की फैमिली को वो लड़का ज्वाइन कर लेता है तो ये उनके लिए बहुत बड़े आनंद की बात होगी। हमारे जुंजी के रूम के बाहर पहुंचने के बाद वो तीनों यहाँ पर आपस में बात कर रही होती है। तो सबसे पहले कैरेक्टर कहते हैं मो मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। क्या मुझे तो किसी से बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता, मैं उस लड़के को पता नहीं कैसे अपने लिए मनाऊंगा कि हमारी फैमिली को ज्वाइन कर ले। दूसरे मास्टरों से कहते हैं मो मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो उस लड़के के साथ निगोशिएट नहीं कर पाऊंगा। तो मास्टर मोहन से कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम सभी लोग यही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं ही वहाँ पर जाता हूँ। अगर हम सभी लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, हम लोग उसको रिक्रूट नहीं कर पाते तो तुम सभी लोगों को मुझे ड्रिंक पिलानी होगी, तुम दोनों मुझे ड्रिंक पिलाओगे। वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है फिर हम तुम्हें ड्रिंक पिलाएंगे। तो मास्टर मोह आगे बढ़ते हैं। दरवाजे के ऊपर मास्टर जैन खड़े होते हैं। वो कहते हैं लगता है कि ये बंदा यहाँ पर दरवाजे को गार्ड करने के लिए खड़ा है, मैं इसके पास इस तरह गुजर जाता हूँ जैसे कि मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया। तो मास्टर मोह उसके पास से गुजरने लगते हैं। तो उसी वक्त पॉइजन जैन उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किस लिए आए हो। मास्टर मोह से कहते हैं मैं यंग मास्टर चू से मिलने के लिए आया हूँ। पॉइजन जैन उसे कहते हैं वो इस वक्त सो रहा है, इसी वजह से उसे रेस्ट की जरूरत है, तुम वहाँ पे चले जाओ, फिर किसी दिन यहाँ पर उससे मिलने के लिए आना। मास्टर मोह से कहते हैं ठीक है, फिर मैं यहीं पर रुककर उसका इंतजार करूंगा। फिर साथ ही थोड़ी देर के बाद वो उसके पास वापस आते हैं और उसे कहते हैं पॉइजन जैन मुझे ये बताओ कि मास्टर चू कब उठने वाले हैं, मुझे उनसे बात करनी है, तुम जाकर उनको ये बात रिपोर्ट कर सकते हो। मास्टर जैन उसे कहते हैं नहीं, मैं जाकर नहीं रिपोर्ट कर सकता। फिर साथ ही वो यहाँ पर बातों को घुमाने के लिए आगे बढ़ते हैं और पॉइजन जैन से कहते हैं तुम तो अर्थ स्पिरिट ड्राम के एक एक्सपर्ट हो, फिर तुम इस छोटे लड़के को अपना मास्टर क्यों कहते हो, लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्टोरी होगी। जैन उसे कहते हैं यहाँ पर मेरे पर बटर लगाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तुम यहाँ पर किसी तरह की भी बात कर लो, मैं फिर भी तुम्हें उससे नहीं मिलवाने वाला। उसी वक्त मास्टर जैंग बाहर से निकलते हैं और उसे कहते हैं मो शाओचे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से वापस चलना चाहिए, जिस काम लिए तुम यहाँ पर आए हो वो काम तो नहीं होने वाला। जुनजी ने पहले मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, उसने हमारी कैम्पसिस फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, अब वो मेरा डिसाइपल है। तो यहीं से तकरीबन 1 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूजैन मास्टर जैंग से कह रही होती है मास्टर जैंग चलो जल्दी करो ना, जाओ जाकर उस लड़के को अपनी फैमिली में रिक्रूट करने की बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी बड़ी फैमिली के लोग उसके पास पहले पहुंच जाएं। मास्टर जैंग उसे कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। मास्टर जैंग अपने हाथ में एक रिंग पहनते हैं, उस रिंग की मदद से वो अपने आप को गायब कर लेते हैं, वो एक कंसीलमेंट वाली रिंग होती है। आपको गायब करने के बाद वो छत के ऊपर चले जाते हैं और छत
छत के ऊपर से उसके रूम के अंदर एंटर होती है, जहाँ पर हमारा जुंजी लेट रहा होता है, सॉरी सो रहा होता है। मिस्टर चैंग नीचे उतरते हैं और कहते हैं बाकी के सभी लोग वहाँ पर फॉलो अप की तैयारी कर रहे हैं, जबकि ये लड़का यहाँ पर सो रहा है। ऐसी वो उसके रूम के अंदर एंटर होते हैं तो सामने देखते हैं बेड के ऊपर हमारा जुंजी लेटा होता है। जुंजी वैसे ही वहाँ पर से कहता है मास्टर चैंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि दरवाजे के ऊपर नो करके अंदर आना चाहिए? मुझे यहाँ पर किसी से भी बात नहीं करनी, इसलिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। मास्टर चैंग उसे कहते हैं तुमने मुझे कैसे देख लिया, मैं तो यहाँ पर स्टेल्थ तकनीक को यूज करते हुए आया हूँ, कोई भी मुझे देख नहीं सकता। ये से कहता है जिस छत के ऊपर से आप जहाँ पर पहुंचे हैं उस छत के ऊपर बहुत सारी डार्क रेज थी, आपने उन सारी डार्क रेज को एक्टिवेट कर दिया, इसकी वजह से मुझे पता चल गया। ये बात सुनते ही मास्टर चैंग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर डार्क रेज थी, मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? और हमारा जुंजी फिर से दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता और कहता है मुझे सोना है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो चैंग उसे कहते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है, फिर हमारा जुंजी आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। मास्टर चैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर सोने का नाटक क्यों कर रहे हो? उस टाइम जब वहाँ पर मास्टर गू ने तुम्हारे पर अटैक किया था, वहाँ पर सभी के सामने मैंने कहा था कि ये हमारी कैम्सिस फैमिली का एक मेंबर है, इसी वजह से तुम इसके पर अटैक नहीं कर सकते। तुमने वहाँ पर सभी के सामने ये क्यों नहीं कहा कि हाँ तुम कैम्सिस फैमिली के मेंबर हो? मेरे सभी के सामने तुमने इंसल्ट करवा दी और अब यहाँ पर पर्सनली मुझे तुम्हारे पास आना पड़ रहा है। तुम्हारे पास आकर मैं यहाँ पर तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, क्या तुम हमारी कैम्सिस फैमिली को ज्वाइन करोगे? ये सिर्फ और सिर्फ मैं मिस यूजियान की वजह से कर रहा हूँ। अगर किन यूजियान मेरे साथ ये सब कुछ ना कह रही होती, तुम्हें हमारी फैमिली को ज्वाइन करवाना है, तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आता। जबकि हमारे जुंजी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर फाइट करके वापस आने के बाद इसको बुखार हो चुका है और साथ में जुकाम भी है। मास्टर चैंग के चेहरे के ऊपर ही छींक देता है। वो उनसे कहता है प्लीज यहाँ से चले जाए, आज मैं किसी भी विजिटर से नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मास्टर से कहते हैं ये क्या, तुम अचानक से बीमार कैसे हो गए हो? जुंजी उनसे कहता है मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, फाइट के खत्म होने के बाद से मुझे काफी तेज बुखार हो गया है। और रही बात तुम्हारे यहाँ पर पर्सनली आने की, तो अगर तुम यहाँ पर नहीं भी आते तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एल्डर मो दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब जाकर उनकी फैमिली को ज्वाइन करूँ, तो फिर आपके यहाँ पर आने का क्या फायदा है? तो मास्टर चैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम्हें लगता है कि कैरन फैमिली हमारी कैम्सिस फैमिली से ज्यादा बेहतर है? हमारा जुंजी कहता है मुझे इस बारे में कैसे पता होगा क्योंकि कैम्सिस फैमिली में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर मैं कैरन फैमिली को ज्वाइन करता हूँ तो वहाँ पर मैं उन सभी से अपनी बातें मनवा सकता हूँ। तो मास्टर चैंग उसे कहते हैं अच्छा ठीक है चलो जल्दी से मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम हमारी कैम्सिस फैमिली को ज्वाइन करोगे, उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा जुंजी उनसे कहता है मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं डायरेक्टली कोड डिसाइपल बनना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मास्टर चैंग उसे कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुमसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूछी थी लेकिन तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली अपना कोड डिसाइपल बना दूं। ये वाली रिक्वेस्ट को तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता, इसी वजह से कोई और बात करो क्योंकि हमारी कैम्सिस फैमिली में डिसाइपल्स को 4 ग्रेड्स में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले तो लो लेवल के डिसाइपल्स आते हैं, उसके बाद फ्रंट के डिसाइपल्स आते हैं, फिर टेम्पल के डिसाइपल्स आते हैं और उसके बाद कोड डिसाइपल्स आते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली, तुमने अभी भी फैमिली को ज्वाइन किया और मैं तुम्हें अभी से फैमिली का एक कोड डिसाइपल बना दूंगा, बाकी के सभी लोग इस बारे में क्या सोचेंगे? अगर तुम एक कोड डिसाइपल बन जाते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे राइट्स होंगे, तुम्हें बहुत सारे रूल्स को नहीं मानना पड़ेगा। इसी वजह से कोड डिसाइपल बनने के बहुत सारे फायदे हैं। फैमिली को ज्वाइन करने पर कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है जो कि डायरेक्टली कोड डिसाइपल बन गया हो। हमारा जुंजी उसे कहता है हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कोड डिसाइपल नहीं बनाने वाले, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी बाहर बहुत सारी फैमिलीज हैं, 3 फैमिलीज हैं, उनमें से कोई ना कोई तो मेरी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेगा और मुझे अपनी फैमिली का कोड डिसाइपल बना लेगा। मास्टर चैंग उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते? हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करना तो फिर तुम वापस जा सकते हो, मुझे तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करना, मुझे यहाँ पर सोना है। तो मास्टर चैंग फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं बताओ कि शायद तुम्हारी कोई और ख्वाहिश हो, तुम कुछ और भी कह सकते हो, हम लोग यहाँ पर निगोशिएट नहीं कर सकते। हमारा जुंजी कहता है नहीं, हम लोग बिल्कुल भी निगोशिएट नहीं कर सकते। मास्टर चैंग उसकी बात सुनने के बाद गुस्से में वहीं पर आसपास फिरना शुरू करते हैं। वो घूम रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, क्या इस लड़के को कोड डिसाइपल सिलेक्ट कर लिया जाए। हमारा जुंजी मास्टर चैंग से कहता है मास्टर चैंग मुझे लगता है कि आप मेरी शर्त को नहीं मानने वाले, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाएं क्योंकि मुझे काफी नींद आ रही है और मुझे सोना है और मुझे बुखार भी है। मास्टर चैंग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ, तुम्हारी इस पहली रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, मैं तुम्हें कोड डिसाइपल बना देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आज के बाद किसी को भी कोड डिसाइपल नहीं बनाया जाएगा। साथ ही वो अपनी मैजिकल वांड को निकालते हैं और उसे कहते हैं चलो जल्दी से नीचे झुको। हमारा जुंजी उनके सामने झुक जाता है। मिस्टर चैन अपनी वांड को उसकी तरफ करते हुए कहते हैं कि आज के बाद से तुम हमारी कैम्सिस फैमिली के एक मेंबर हो और एक मेंबर बनने के बाद तुम्हें डायरेक्टली कोड डिसाइपल बना दिया जाएगा। तुम फैमिली के रूल्स को तोड़ते हो तुम्हें सजा मिलेगी, अगर तुम फैमिली के रूल्स को पूरा करते हो और साथ ही हमारी फैमिली का नाम रोशन करते हो तो तुम्हें इनाम भी मिलेंगे और रिवार्ड्स मिलेंगे। कैम्सिस फैमिली को ज्वाइन करने के बाद से मैं यहीं पर अपने एल्डर होने के नाम पर अपनी फैमिली का 9th कोड डिसाइपल बनाता हूँ। साथ ही वो से कहते हैं तो कोड डिसाइपल होने के नाते तुम्हारा टाइटल कैंप क्लाउड होगा। उसके बाद तुम जो कुछ भी करोगे वो हमारी कैम्सिस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही वो अपने पास एक टोकन निकालते हैं और उसे दे देते हैं और कहते हैं ये कोड डिसाइपल का टोकन है, इसे तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे कैम्सिस फैमिली के कोड डिसाइपल होने की निशानी है, इसको गुम मत करना। ये यहाँ पर कैम्सिस फैमिली का कोड डिसाइपल बन गया है। तो यहाँ पर एपिसोड 36 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी मास्टर जैंग का पर्सनल डिसाइपल बन गया है। पर्सनल डिसाइपल बनने के साथ उसे एक टोकन मिलता है जो कि कोड डिसाइपल का होता है। अब वो कैम्सिस फैमिली का एक कोड डिसाइपल बन चुका है। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं अब जबकि तुम बीमार हो तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम तुम यहाँ पर मुझे अपना मास्टर तो कह ही सकते हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा मास्टर बन चुका हूँ। तो कहते हैं चलो अब जल्दी भी करो, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मुझे अपना मास्टर करो। तो हमारा जुंजी हल्के से आवाज में कहता है मास्टर, तो वो उसे कहते हैं मैंने सुना नहीं, जरा जोर से कहो। साथ ही उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं तो वाकई में मेरा बहुत ही अच्छे डिसाइपल हो। और साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं अच्छा ठीक है अब जल्दी से जाकर अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाओ, तुम्हें काफी ज्यादा ठंड लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम और भी ज्यादा बीमार हो जाओ। तो जुंजी उनसे कहता है ठीक है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है पर मुझे टच मत करना। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तो ये कंपटीशन अब खत्म हो चुका है, जितने भी लोगों ने अपने लिए डिसाइपल्स को चूज करना है वो आज ही चूज कर लेंगे और उसके बाद 2 दिन के बाद तुम्हें अपनी अपनी फैमिली में पहुंचना होगा जहाँ पर तुम्हें चूज किया जाता है। 2 दिन के बाद तुम भी कैम्पस फैमिली में पहुंच जाना। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें 5 दिन और देता हूँ क्योंकि तुम बीमार हो, इसी वजह से तुम्हारे पास 5 दिन है। 5 दिन के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए मेरी फैमिली में पहुंच जाना। उसके बाद मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा, तुम्हें इंपीरियल कैपिटल में आना होगा। साथ ही मैं यहाँ पर अपने एक डिसाइपल को भी भेज दूंगा जो कि तुम्हारी मदद करेगा। और किस शूजैन ने कहा था कि वो भी यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद मेरा डिसाइपल तुम्हें अपने साथ लेकर कैम्पस फैमिली में पहुंच जाएगा जहाँ पर तुम मुझसे मिलोगे। साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या तुम अपने मास्टर को बाय नहीं बोलोगे? लेकिन वो उसे कहता है चलो जल्दी से दफा हो जाओ। फिर साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं अब जबकि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो इसी वजह से मुझे लगता है कि कोई ना कोई तुम्हारे पर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। हम सभी के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रोफाइल को काफी ज्यादा लो रखना ताकि कोई भी तुम्हारे पर अटैक करने के लिए ना आए। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सिटी लॉर्ड रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं तुम्हारा रेस्टोरेंट तो काफी ज्यादा अच्छा लगा है, लगता है कि आजकल तुम्हारे रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा बिजनेस हो रहा है। ओनर से कहता है हाँ सर इन दिनों में हमारा होटल बिजनेस काफी ज्यादा अच्छे से चलता है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। वो उसे कहता है प्लीज सर जल्दी से अंदर आ जाएं। रेस्टोरेंट कोई बड़ा तो नहीं है और ना ही कोई बड़ा ब्रांड है, लेकिन फिर भी ब्लैक वाटर सिटी में हम लोग आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। सिटी लॉर्ड जाकर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं चलो ठीक है मुझे अपना सबसे बेस्ट खाना ला कर दो, मैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। होटल ओनर से कहता है लेकिन आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं, आप यहाँ पर क्या चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं? सिटी लॉर्ड से कहते हैं अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। तुम्हें पता है कि इस बार की सिलेक्शन में यंग मास्टर चू ने कितना ज्यादा बेहतर किया है। यंग मास्टर चू सबसे बेहतर रहे हैं क्योंकि सारे कंटेस्टेंट उसके लिए बहुत ज्यादा वीक थे, उसने सभी को हरा दिया ताकि बाकी की सारी फैमिलीज के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हमारे यंग मास्टर चू को रिक्रूट करना चाहते हैं। वो इतना बड़ा टैलेंटेड लड़का है। मैं अंदर की बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। आज दोपहर के वक्त मास्टर जैंग उसके रूम के अंदर गए थे, बाकी के सारे फैमिली मेंबर्स बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। मास्टर जैंग अंदर की और मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने यंग मास्टर चू को अपना कोड डिसाइपल बना दिया। उन्होंने डायरेक्टली उसे कोड डिसाइपल बना दिया है। अब वो मास्टर जैंग का डिसाइपल और कैम्पस फैमिली को उसने ज्वाइन कर लिया है। होटल ओनर से कहता है सर क्या आप यहाँ पर क्लाउड चू जिसकी बात कर रहे हैं क्या ये वही विनर है जिसके बारे में हमने सुना है कि वो बहुत ही पावरफुल है? सिटी लॉर्ड से कहते हैं हाँ ये वही है, तुम्हें क्या लगता है क्या यहाँ पर कोई और भी जुंजी है? मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। होटल का ओनर से कहता है लेकिन मुझे लगता है कि ड्रीम फैमिली के जो एल्डर गू थे वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा है, उन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक भी किया था और ऊपर से उसकी कल्टीवेशन भी उसकी वजह से कम हो गई है। तो हमारे सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ड्रीम फैमिली वाले इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो हमारे यंग मास्टर जिंगजुन के सामने टिक सके क्योंकि अब वो मास्टर जैंग के पर्सनल डिसाइपल बन चुके हैं, इसी वजह से वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है सभी लोग भी जल्दी से भागते हुए अपने ड्रिंक्स लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं क्या आप यहाँ पर हमें भी इस बारे में बताएंगे क्या आपका जुंजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या आप उसको जानते हैं, क्या आप उसकी फैमिली के मेंबर हैं? तो वो उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर ब्लश करना शुरू कर देते हैं और साथ ही उनसे कहते हैं हाँ तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि मैं उनकी फैमिली का मेंबर हूँ। कई बार एक और बंदा आता है जो कि सिटी लॉर्ड को पहचानता होता है, वो उसे कहता है सिटी लॉर्ड तुम भी यहाँ पर आए हो, तुम तो यहाँ पर काफी लंबी लंबी छोड़ रहे हो। सिटी लॉर्ड पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं नहीं हो वैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो फिर से बहुत ज्यादा मोटे हो गए, काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई लंबी लंबी नहीं छोड़ा, मैं वाकई में सच कह रहा हूँ। उस बंदे को नहीं पता होता कि सिटी लॉर्ड उसके गेस्ट एल्डर है। वो उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम उसके मास्टर हो और तुमने उस लड़के को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है, तुम मेरी फैमिली के मेंबर्स को भी इतने अच्छे से ट्रेन कर सकते हो ताकि वो भी कंपटीशन में इतने अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं लगता है कि मुझे यहाँ पर अब झूठ बोलना ही पड़ेगा, ये लोग समझते हैं कि मैं उसका मास्टर हूँ। लेकिन अगर यंग मास्टर चू को इस बारे में पता चल गया कि सभी लोगों के सामने मैं उसका मास्टर बना फिर रहा हूँ तो वो मेरे साथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। सभी लोग उसे कहते हैं क्यों ना तुम यंग मास्टर चू को यहाँ पर इन्वाइट करो, हम सभी के साथ ही वो भी यहाँ पर आकर हमारे साथ एंजॉय करेंगे। तो वो उनसे कहते हैं नहीं वो इस वक्त बीमार है और वो सो रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो ठीक नहीं है वरना वो यहाँ पर जरूर आता। इसे नेक्स्ट सीन उन तीनों फैमिलीज के मेंबर का भी दिखाया जाता है। तो मास्टर मो वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, बाकी के दोनों मास्टर उसे कहते हैं को यहाँ पर ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। कि मास्टर मो कहते हैं मैं यहाँ पर उस जैंग को चैलेंज करने वाला हूँ, उस जैंग की हिम्मत कैसे हुई अंदर अंदर जाकर उसको जाकर रिक्रूट कर लेने की, जबकि मैं दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तो वहाँ पर पूरी रात पीने के बाद मास्टर मो की हालत काफी खराब होती है। तो बाकी के दोनों मास्टर्स को उठाकर अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और उसे कहते हैं अब तो तुमसे चला भी नहीं जा रहा, तुम्हें इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी। मास्टर मो अभी भी काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कैम्पस फैमिली
और ड्रीम फैमिली वाले दोनों ही बहुत ज्यादा बुरे हैं। ड्रीम फैमिली ने उस लड़के पर अटैक किया और कैम्सिस फैमिली ने स्मोकी का फायदा उठाया और उस लड़के को रिक्रूट कर लिया। इनको लगता है कि बाकी की तीनों फैमिलीज बहुत ज्यादा वीक हैं। मास्टर बाई उसे कहते हैं मुझे लगता है कि ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हुआ है, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। उसे लगता है कि ड्रीम फैमिली और कैम्सिस फैमिली दोनों ही सिर्फ ऐसी फैमिली है जो इनको वो ज्वाइन कर सकता है, बाकी सारी फैमिली बहुत ज्यादा वीक है। मास्टर वो वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं लेकिन जैंग ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। जब मैं वहाँ पर ड्रिंक कर रहा था तो उसके बंदे ने वहाँ पर आकर मेरा बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया। क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं जैंग से ज्यादा कमजोर हूँ? फिर साथ ही उनका नाक भी बह रहा होता है। अपने साथ खड़े मास्टर बाई की दाढ़ी को पकड़ते हैं और उसके साथ अपना नाक पोंछना शुरू कर देते हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हें पता ना कि ये कपड़ा नहीं मेरी दाढ़ी है। साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये रात तो काफी बुरी गुजरी, मैं इसको अपने साथ उठाकर लेकर जा रहा हूँ। ये बेहोश हो चुका है, इसको जाकर सुला देते हैं वरना ये इसी तरह की बहकी बातें करता रहेगा। ये सभी लोग यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद यहीं पर ये जो लंबी दाढ़ी वाले मास्टर होते हैं ये यहाँ से जल्दी से जाम करते हुए एक छत के ऊपर जाते हैं जहाँ पर पहले से एक बंदा खड़ा होता है। वो उसे जाकर कहते हैं यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया हूँ। कि वो यंग मास्टर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि सबसे बुरी बात क्या है? जब हमें कुछ चाहिए होता है हमें वो चीज नहीं मिलती। यंग मास्टर उसे कहता है क्या तुम उस होटल में गए थे उस लड़की को रिक्रूट करने के लिए? वो मास्टर उसे कहते हैं हाँ मैं गया था लेकिन मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, ताकि मैं उस लड़के के बारे में जानना चाहता था। उस लड़के की बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल है। मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है और उसने हर एक चीज के बारे में पहले से सोचा हुआ है। लेकिन अब उसने कैम्सिस फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। वो मास्टर जैंग का पर्सनल डिसाइपल बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग उस लड़के को हाथ भी लगा पाएंगे। यंग मास्टर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मिस फॉर्चून और हैप्पीनेस में क्या फर्क है? यहाँ पर मिस फॉर्चून होती है वहीं पर हैप्पीनेस भी होती है। जहाँ पर कोई हादसा होता है उसके बाद वहाँ पर हैप्पीनेस जरूर आती है। साथ ही वो उसे कहता है हमें बस यहाँ पर इंतजार करना होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो वो एल्डर उसे कहते हैं ठीक है हम लोग इंतजार करेंगे। नेक्स्ट सीन में युनजी का दिखाया जाता है। युनजी अपने रूम में लेटा होता है और अपने हाथ में डिसाइपल का टोकन होता है और उस टोकन को उंगली के ऊपर घुमाते हुए कहता है मास्टर जैंग हालांकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रबन थे लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर हाँ बोलना पड़ा, जबकि मेरे पास एक कोल्ड डिसाइपल का बैज है तो अब मैं कोल्ड डिसाइपल हूँ। कोल्ड डिसाइपल की अथॉरिटी के को यूज करते हुए मैं अब काफी कुछ कर सकता हूँ। इसी वक्त पॉइजन जैन अंदर आते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर आप तो ज्यादा काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं, आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, चलें जल्दी से इस खाने को खा ले, इसे अभी गर्म है। हमारा युनजी जैसे देखता है कि पॉइजन जैन बिना इजाजत के अंदर आ गए हैं। उसके हाथ से उसका जो बैज होता है वो भी गिर जाता है और सीधा उसके सर पे लगता है। युनजी भी उठकर आके टेबल के ऊपर बैठ जाता है। उसके सामने काफी सारा खाना होता है। युनजी कहता है ये सारे का सारा खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे इसे देखकर काफी ज्यादा भूख भी लग रही है। जैसे वो उस खाने में से अपनी चॉपस्टिक के साथ थोड़ा सा खाना उठाता है फिर साथ ही वो उसे कहता है मुझे ये बताओ कि सिटी लॉर्ड कहाँ पर है? तो पॉइजन जैन उसे कहते हैं वो तो बाहर गया हुआ है, वो एक होटल में बैठकर पी रहा है। युनजी उसे कहता है लेकिन तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? पॉइजन जैन उसे कहते हैं सर क्योंकि आप यहाँ पर बीमार हैं इसी वजह से मुझे यहाँ पर आपका ध्यान रखने के लिए यहीं पर रुकना था। युनजी उसे कहता है हाँ ये बात तो ठीक है कि तुम वाकई में एक रिलायबल पर्सन हो। मुझे ये बताओ कि आज से पहले तो तुम कभी भी दरवाजे पर नॉक किए बिना अंदर नहीं आए। अरे युनजी को उसके ऊपर शक हो जाता है। जैसे युनजी उसे ये वाली बात करता है पॉइजन जैन उसी वक्त उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हमारा युनजी भी उसके अटैक को वहीं पर ब्लॉक करता है और टेबल भी टूट जाती है। युनजी के हाथ में उसकी चॉपस्टिक्स होती हैं। वो अपनी चॉपस्टिक्स के साथ ही उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि तो वाकई में तुम ही पॉइजन जैन हो, लगता है कि तुम्हारे दिमाग को किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, ये कोई और बंदा नहीं है जो कि तुम्हारा रूप लेकर यहाँ पर आया है। युनजी उसको पीछे की तरफ झटका देता है। पॉइजन जैन फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि पॉइजन जैन को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है मुझे मारने के लिए। हमारा युनजी अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, अपनी दोनों चॉपस्टिक्स को उसके हाथ के अंदर दंसा देता है कि पॉइजन जैन हमारे युनजी को नीचे की तरफ गिरा लेते हैं और हमारे युनजी के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करते हैं। युनजी अपने हाथ के साथ उसके नाइफ को पकड़ लेता है और उसको वहाँ पर ब्लॉक कर रहा था। फिर साथ ही युनजी चिल्लाकर कहता है पॉइजन जैन जल्दी से जाग जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने मास्टर के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो? साथ ही हमारा युनजी अपने सर के साथ उसको मारता है। उसके सर के साथ अपना सर टकराता है जिससे पॉइजन जैन के सर के ऊपर से उसकी टोपी गिर जाती है और उसकी टोपी के अंदर एक आंख का निशान होता है जिसके ऊपर काफी बड़े टांके लगे होते हैं। युनजी जैसे उस निशान को देखता है वो कहता है ये तो टाई क्लैन का ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि टाई क्लैन वाले इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तब तक वो निशान उसकी टोपी में बना रहेगा, तब तक इसके ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा जो भी इसको कंट्रोल कर रहा है। हमारा युनजी मास्टर जैन के हाथ से उसका नाइफ छीन लेता है और उस टोपी के अंदर बनी हुई इस आंख के अंदर उस तलवार को दंसा देता है, उस नाइफ को दंसा देता है जिससे उसके ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है। पॉइजन जैन वहीं पर गिर जाते हैं। जैन के गिरने के बाद हमारा युनजी उसकी सारी पट्टियां भी कर देता है, उसके हाथ के ऊपर भी पट्टी कर देता है। फिर के बाद जब उसे होश आती है वो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसे थोड़ी बहुत मेमोरीज याद होती है। पॉइजन जैन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने मास्टर के ऊपर अटैक किया है। युनजी भी वहीं पर बैठा होता है। वो मास्टर जैन से कहता है मास्टर जैन क्या तुम्हें याद है कि तुमने यहाँ पर क्या किया? जैन उसके सामने सर झुका देते हैं और कहते हैं मुझे याद है, लगता है कि मैंने अपने ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया था, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा था, मैंने अपने मास्टर के ऊपर अटैक किया इसलिए मुझे सजा दे, मैं यहाँ पर अपनी सजा भुगतने को तैयार हूँ, ये क्राइम बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। युनजी उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई गहरी चोट नहीं आई, मेरे दिमाग को यहाँ पर किसी ने कंट्रोल किया हुआ था, मुझे लगता है कि इस कंट्रोल करने की वजह से तुमने मेरे पर अटैक किया, इसी वजह से तुमने जानबूझकर यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। जैन उसे कहते हैं नहीं मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर सजा दे, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी
मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये सारी की सारी मेरी ही गलती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। स्वर्ड किंग के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे मास्टर जैन हमारे जुंजी के सामने झुक जाते हैं और उससे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सारा की सारी मेरी गलती है। हमारा जुंजी से कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें किसी ने कंट्रोल किया हुआ था। मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों कहा कि ये तुम्हारी गलती है। उधर जैन उसे कहते हैं ये सारी मेरी गलती इसलिए है क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर है। हालांकि मैंने आपको अपना मास्टर मान लिया है, लेकिन फिर भी मैंने सही तरह से आपको अपना मास्टर नहीं माना, क्योंकि आपकी एज बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन आपके जो काम है वो बहुत ज्यादा महान लोगों वाले हैं, जैसे कि आप किसी स्पिरिट किंगडम में हैं। इसी वजह से मैंने आपके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश की, मैंने बार बार आपके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश की, और पिछली बार तो मैंने आपको सीक्रेटली मारने की कोशिश भी की थी। इसी वजह से, क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी वजह से किसी ने मेरे दिमाग को कंट्रोल किया। अगर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा होता और मैं आपको दिल से अपना यंग मास्टर मान रहा होता, तो मेरे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे का सारा मेरा कसूर है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी सजा भुगतने को तैयार हूँ। शुंजी उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता तो उससे डरना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसलिए तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पर मुझे सच बता दिया तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया। अब मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी पनिश नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसके बदले में तुम्हें रिवार्ड दूंगा। शुंजी अपने पास से पॉइजनस नीडल्स निकालता है और उसने कहता है क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने 2 असैसिन्स को पॉइजन नीडल के साथ मारा था, उसमें से एक नीडल मेरे पास बच गई थी। मेरे पास टोटल 3 नीडल्स थी, एक नीडल मैंने अपने पास रखी हुई थी। वो नीडल इसलिए रखी थी अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें उस नीडल के साथ मार डालूंगा, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो वो नीडल मैं तुम्हें दे दूंगा। शुंजी अपने पास से वो नीडल निकालता है और मास्टर की तरफ फेंकते हुए कहता है ठीक है इस नीडल को तुम अपने लिए रख सकते हो, तुम्हारे सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर कोई भी तुमसे पावरफुल एल्डर तुम्हारे पास अटैक है, तुम इस पॉइजनस नीडल को यूज करते हुए बहुत ज्यादा जख्मी कर सकते हो। तो पॉइजन जैन से कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे कहता है ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। शुंजी पॉइजन जैन से कहता है अगले 2 दिन तक मैं अपने रूम में बैठकर रिकूपरेट करने वाला हूँ, यानी कल्टीवेट करूंगा, इसलिए वजह से कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, किसी को भी अंदर मत आने देना। पॉइजन जैन से कहते हैं ठीक है मास्टर मैं समझ गया। जैन के बाहर जाने के बाद हमारा शुंजी एक कागज लेता है और उसके ऊपर टाई क्लैन की आंख का निशान बनाता है और कहता है टाई क्लैन मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से पता है, एंशिएंट स्टार सेक्टर की एक ब्रांच है, लेकिन जब से ये एंशिएंट स्टार क्लैन से अलग हुए हैं तब से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। अब ये लोग ये काम करते हैं कि ये ऑर्डर्स लेते हैं दूसरों को मारने के। अब ये असैसिन्स बन चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं। तो मुझे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही, ये तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हाई डिफिकल्टी लेवल की असैसिनेशन टास्क को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को मारने के लिए ये टास्क लेते हैं। लेकिन मैं तो एक बहुत ही आम सा लड़का हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन को जीता है। मुझे मारने के लिए टाई क्लैन को किसने यहाँ पर हायर किया होगा? ऐसा कौन सा एल्डर है जो कि इनको यूज कर सकता है मेरे जैसे काम इन लड़के को मारने के लिए? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब चल रहा है। शुंजी सोच रहा होता है जब मैं मास्टर गू के साथ फाइट कर रहा था वहाँ पर मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अगर मास्टर जैन वहाँ पर नहीं आते तो हो सकता है कि एल्डर गू वहाँ पर मुझे मार डालते, लेकिन वहाँ पर कुछ और भी अजीब हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं वहाँ पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ था वहाँ पर मुझे लाइट दिखाई दी थी, पता है कि वहाँ पर किसी ने मेरी मदद की थी, लेकिन वो कौन था जिसने मेरी मदद की थी? और साथ ही मुझे वहाँ पर कुछ की आवाज भी आई थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ये करना होगा। लेकिन हमारे शुंजी को वहाँ पर कुछ भी याद नहीं आता। शुंजी कहता है पता नहीं वो कौन है और मुझसे क्या कह रहा है, लेकिन मेरा सर दर्द कर रहा है, वहाँ पर किसी ने मेरी मदद की थी। इसी के साथ ही शुंजी का सर दर्द करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसका सर दर्द करना स्टार्ट करता है उसके पास उसका जो क्रिस्टल होता है वो उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है, उसका रीइंकार्नेशन स्टोन। वो कहता है इसको क्या हुआ है, ये चेंज हो रहा है। जिसका रीइंकार्नेशन स्टोन इसका साइज पहले से बढ़ चुका होता है, वो कहता है चलो इसके अंदर चल के देखते हैं। अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर जाता है तो उसकी अपीयरेंस बदल चुकी होती है, यानी कि जहाँ पर पहले थोड़ी स्पेस थी अब उसकी स्पेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। शुंजी कहता है लगता है कि रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर जो स्पेस है ये मल्टी लेवल स्पेस है, जैसे मेरा लेवल बढ़ता जाएगा इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं स्पिरिट गैदरिंग राम में हूँ तो इसका साइज पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, और लगता है कि जब मैं कल्टीवेशन के आखिरी लेवल को अचीव कर लूंगा तब मैं यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी स्पेस को यूज कर पाऊंगा। वहीं पर उसके पास उसका जो स्टोन टैबलेट होता है उसकी नेमलेस स्टोन, वो उसकी तरफ देखता है, अंदर क्रैक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जल्दी से भागता है वहाँ पर जाता है और कहता है ये क्या, मेरी स्टोन बुक को क्या हुआ? इसके अंदर ये सारे क्रैक्स क्यों पड़े और इसके अंदर से रोशनी क्यों निकल रही है? ऊपर से उसके ऊपर जो स्टोन की लेयर होती है वो टूट जाती है और उसके अंदर से एक बुक निकलती है। उस बुक का नाम मेटासाइकोसिस हीवन बुक होता है। शुंजी कहता है इसके ऊपर तो मेटासाइकोसिस हीवन एम्परर की हैंड राइटिंग भी है, लगता है ये बुक बिल्कुल ओरिजिनल है। शुंजी कहता है चलो इसको खोलकर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिसकी वजह से इसे स्टोन टैबलेट के अंदर सील किया गया था। तो वो जैसे उस बुक को खोलता है तो वो बिल्कुल एम्प्टी होती है। शुंजी कहता है बुक तो बिल्कुल एम्प्टी है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मुझे तो लगा था कि इसके अंदर काफी कुछ लिखा होगा। वो उस बुक को टच करता है, जैसे ही वो उसको टच करता है उसी वक्त तो वो बुक एक्टिवेट होती है और वो बुक उसे अपने अंदर खींच लेती है। हमारा शुंजी कहता है ये बुक तो मुझे
अपने अंदर खींच रही है। लगता है कि ये बुक इतनी भी सिंपल नहीं है, इसके अंदर ही जाकर देखना पड़ेगा। और हमारा शुंजी उस बुक के अंदर खींचा जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर एक दूसरी स्पेस के अंदर गिर जाता है। हमारा शुंजी जैसे वहाँ पर एक दूसरी स्पेस के अंदर गिरता है, वहीं पर उसे एक बड़ा सा सुप्रीम बीस्ट दिखाई देता है, जो कि एक फीनिक्स होता है। हमारे शुंजी को वहाँ पर फीनिक्स की फायर भी महसूस होती है, लेकिन वो सारी की सारी एक इल्यूजन होती है। हमारा शुंजी कहता है ये क्या, ये सारी की सारी एक इल्यूजन है। लगता है ये बुक के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है, बुक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सब कुछ इसके अंदर है। इसी वक्त वहाँ पर उसे काफी सारा धुआं दिखाई देता है और वहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट चालू होती है। हमारा शुंजी सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक अर्थ लाइन होता है, जो कि इस बड़े से फ्लेमिंग फीनिक्स के साथ फाइट कर रहा होता है। हमारा शुंजी कहता है लगता है कि मैटिस साइकोसिस, उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से विटनेस किया था, उसने ये सब कुछ देखा था, उसकी मेमोरीज में ये सब कुछ है जो कि उसने बुक के ऊपर लिखा है। हमारा शुंजी सामने की तरफ देखता है तो सामने एक अर्थ लाइन होता है, जो कि इस बड़े से फीनिक्स के साथ फाइट कर रहा होता है। दोनों फाइट कर रहे होते हैं, यहीं पर साथ में स्टोरी बताई जाती है। तो इन दोनों बीस्ट ने आपस में फाइट की, दोनों ही बहुत ही पावरफुल बीस्ट थे। दोनों की फाइट की वजह से बहुत ही जबरदस्त फायर निकली, क्योंकि दोनों ही फायर टाइप थे। इसी वजह से आसपास का जितना भी एरिया था वो सारे का सारा जल गया और जितने भी लिविंग बींग्स थे वो सभी के सभी मर गए। बादलों ने पूरे के पूरे आसमान को कवर कर लिया और सूरज की रोशनी को ढक दिया। दोनों की फाइट पूरे 7 हफ्ते तक चलती रही, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। उसके बाद जब इन दोनों की फाइट के बाद फीनिक्स मर गया तो फीनिक्स का जो ब्लड था, जो बचा हुआ ब्लड था, उस सभी को इस जगह के ऊपर सेव कर दिया गया। इसी के साथ उसके सामने जो दोनों बीस्ट फाइट कर रहे होते हैं वो दोनों गायब हो जाते हैं। हमारा शुंजी कहता है लेकिन ये दोनों बीस्ट तो यहाँ से गायब हो गए। उसी के सामने उसे एक छोटा सा बॉल दिखाई देता है। शुंजी कहता है नहीं, लगता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हो रहा महसूस हो रहा है, जो तो उस फ्लेमिंग फीनिक्स का हो रहा है। शुंजी आगे बढ़ता और कहता है लगता है कि ये उस फीनिक्स का बचा हुआ हो रहा है। वो हाथ लगाने लगता है और कहता है लगता है ये तो बिल्कुल एक छोटा सा बॉल लग रहा है। जैसे वो उसको हाथ लगाता है तो उसकी आंख खुलती है। शुंजी कहता है ये तो एक आई बॉल है। फिर उसके साथ उसके अंदर से जबरदस्त फायर निकलती है, जो कि हमारे शुंजी के हाथ के ऊपर लग जाती है। हमारा शुंजी उसको बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बुझा नहीं पाता है। शुंजी कहता है ये किस किस्म की फायर है जो कि मेरे हाथ को जला भी नहीं रही और बुझ भी नहीं रही। शुंजी कहता है मैं इसको रोक क्यों नहीं पा रहा, ये किस किस्म की फायर है जो कि मेरी स्पिरिट एनर्जी को यहाँ पर वेस्ट कर रही है, ना तो मेरे सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी जल जाएंगे, यहाँ पर मरने वाला हूँ। हमारा शुंजी वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी पूरी बॉडी से जबरदस्त फायर निकलती है। जब उसकी बॉडी से जबरदस्त फायर निकलती है तो हमारा शुंजी अपनी बुक के अंदर से बाहर निकल आता है। वो कहता है ये तो वाकई में इल्यूजन है, मुझे लगा था कि ये इल्यूजन नहीं है। साथ ही हमारा शुंजी अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथों के अंदर काफी सारे क्रैक्स पड़े होते हैं। इसके साथ ही उसकी बॉडी वहाँ पर शटर होना स्टार्ट हो जाती है। शुंजी कहता है ये क्या, ये हो क्या रहा है, तो मैं उस इल्यूजन से भी बाहर निकल आया, फिर मेरी बॉडी यहाँ पर टूट क्यों रही है। शुंजी की बॉडी वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसी के साथ ही पॉइजन जैन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मास्टर जल्दी से उठ जाए, मास्टर जी आप कर क्या रहे हैं। हमारे शुंजी को होश आती है, वो उठता है और अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है जी क्या, मेरी बॉडी तो बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारा शुंजी अपनी 5 सेंसेस को सेंस करता है और कहता है जी क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऊपर से मेरा स्पिरिचुअल सी भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन थी या फिर कोई सपना था। जैन उसे कहते हैं मास्टर क्या आप ठीक है। हमारा शुंजी उसे कहता है मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर अपने रूम से फ्लोर के ऊपर कैसे आ गया। जैन उसे कहते हैं मुझे इस बारे में नहीं पता, और साथ ही उसे कहते हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने यहाँ पर लेवल अप कर लिया है और सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 इकट्ठे लेवल अप किए हैं। अब तो वाकई में बहुत अमेजिंग है। अब आप स्पिरिट गैदरिंग राम के 4th लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह आपकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही जल्दी एम्परर बन सकते हैं, ह्यूमन लेवल तक पहुंच सकते हैं या फिर किंग लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। हमारा शुंजी वहाँ पर अपने आसपास देख रहा होता है, उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। जैन उसे कहते हैं मास्टर क्या आप ठीक हैं। शुंजी उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे और अंदर मत आना। जैन उसे कहते हैं हाँ आपने मुझे कहा था, मुझे वो बात अभी तक याद है, लेकिन आपने खुद ही मुझे आवाज दी थी, इसलिए मैं भागता हुआ जल्दी से यहाँ पर आ गया क्योंकि आपने मुझे बुलाया था और उसके बाद अब यहाँ पर फर्श के ऊपर ही बेहोश हो गए। ये उसे कहता है लेकिन मुझे इस तरह का कुछ भी याद नहीं है। जैन उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, लगता है मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, आपके सामने अपनी लॉयल्टी को साबित करने के लिए मैं अपना एक बाजू काट देता हूँ। ये उसे कहता है बस भी करो, तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक होते जा रहे हो, अगर तुम अपना बाजू काट दोगे फिर तो तुम मेरे लिए किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपना बाजू तोड़ने की जरूरत नहीं है। शुंजी के कंधे दर्द कर रहे होते हैं। मास्टर जैन उसे कहते हैं क्या मास्टर आप ठीक हैं। शुंजी उसे कहता है लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही दिनों से सो रहा था, इसी वजह से मेरी गर्दन दर्द कर रही है, चलो ठीक है तुम बाहर चले जाओ, मुझे एक कप चाय दे दो। तो पॉइजन जैन उसके लिए कप चाय लेकर आते हैं और कहते हैं जी ले मास्टर। मास्टर जैन उसे कहते हैं यंग मास्टर आपकी कल्टीवेशन तो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है, फिर आपको यहाँ पर किस बारे में परेशान होने की जरूरत भी तो नहीं है। शुंजी उसे कहता है मैं यहाँ पर अपनी वाइफ ल्यूजियांग को लेकर परेशान हूँ, पता नहीं वो किस तरह कर रही होगी, वो वहाँ पर ठीक भी होगी या नहीं। पता है ना कि 30 साल का अरसा बहुत ज्यादा लंबा होता है, पता नहीं 30 साल के बाद वो मुझे मिल भी पाएगी या नहीं। जैन उसे कहते हैं हमारी यंग मिस बहुत ज्यादा अच्छी और नेक दिल की लड़की है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक होंगी,
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुनजी कहता है मैं इसीलिए तो बिल्कुल परेशान हूँ, वो बहुत ज्यादा मासूम और सादी सी है, लोग उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर सकती हैं। उसी वक्त उन्हें बाहर से शोर की आवाज आती है। जुनजी कहता है ये बाहर से शोर की आवाज क्यों आ रही है। मास्टर जैन उसे कहते हैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज के लोग यहाँ पर आपके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हैं, वो सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तकरीबन 30 से 40 फैमिलीज के लोग हैं जो गिफ्ट लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि वो सभी लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में आपसे बेनिफिट्स मिल सके। हमारा जुनजी उसे कहता है पॉइजन जैन आपको देखकर लगता है कि आप इस हिसाब से काफी ज्यादा खुश हैं। पॉइजन जैन उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग इस बात से खुश क्यों नहीं होंगे, ये सभी लोग गिफ्ट लेकर आए हैं। लगता है कि आपको इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जुनजी कहता है नहीं मुझे सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ और बताओ। जैन उसे कहते हैं मास्टर फैंग ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया था, उन्होंने बताया कि मास्टर फैंग और उनके साथ कीरू वो दोनों उन लोगों ने ड्रीम फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, जबकि उनके साथ जो तीसरा लड़का था उसने ब्लास्ट फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि उन लोगों को आज ही यहाँ से जाना था अपनी फैमिलीज में रिपोर्ट करने के लिए, इसीलिए वजह से वो आज सुबह यहाँ से चले गए हैं। लेकिन क्योंकि आप सो रहे थे इसी वजह से वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वो आपको गुड बाय बोले बिना ही चले गए हैं। उन्होंने कहा जब आप इंपीरियल सिटी में आए तो आप उनसे जरूर मिलना। तो जुनजी कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई। आगे वो कहते हैं एक और लड़का यहाँ पर आया है जो कि कहता है कि वो मास्टर जैंग का डिसाइपल है, मास्टर जैंग ने उसे यहाँ पर भेजा है, उसका नाम जैंग जैन है और वो आपसे मिलना चाहता है। जुनजी उसे कहता है ठीक है उसे अगले रूम में जाकर बिठा दो, जबकि बाकी सभी को यहाँ से भेज दो, मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पॉइजन जैन उससे कहते हैं ठीक है मास्टर। बाद जुनजी कहता है मेरे कंधे क्यों दर्द कर रहे हैं। वो जाकर शीशे के सामने अपने कपड़े उतारता है और शीशे के सामने अपने आप को देखता है तो उसकी कमर के ऊपर फिनिक्स का पूरा इम्प्रिंट बना होता है। वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये टोटम तो फिनिक्स फ्लेमिंग बर्ड का है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 38 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हीरो जुनजी के पास अब फिनिक्स गार्ड की पावर भी आ चुकी है, उसकी कमर के ऊपर एक टोटेम बन चुका है जो कि फिनिक्स का है। इसी के साथ ही मास्टर जैन ने उसे कहा था तो जैंग ने आपके लिए एक अपने डिसाइपल को भेजा है, वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। तो जुनजी उसे कहता है उसे नेक्स्ट रूम में बिठा दो, मैं वहीं पर आकर उसे मिलता हूँ, बाकी सभी को भेज दो। इस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्टूडेंट आता है। सिटी लॉर्ड उस वक्त उस स्टूडेंट के साथ होते हैं, उस स्टूडेंट का नाम जैंग जैन होता है। तो वो सिटी लॉर्ड उसे कहती है तुम तो किसी भी एंगल से उसके डिसाइपल नहीं लगते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, नहीं लगता कि तुम मास्टर जैंग के स्टूडेंट हो। तो वो स्टूडेंट उसे कहता है मैं मास्टर जैंग का स्टूडेंट हूँ ना कि उसका बेटा, तो फिर मेरी शक्ल उसकी तरह की क्यों दिखेगी। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम एक बहुत ही गरीब इंसान हो, क्या मास्टर जैंग के सारे स्टूडेंट्स गरीब होते हैं। वो उसे कहता है नहीं सारे स्टूडेंट्स गरीब नहीं होते, लेकिन मैं पानी की तरह पैसा बहाता हूँ। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं अच्छा ठीक है अब जल्दी से मुझे अपना टोकन दिखाओ, तुम्हारे पास भी तो डिसाइपल का टोकन होगा। तो वो डिसाइपल उसे कहता है नहीं मेरे पास नहीं है, मैंने शराब के बदले में वो टोकन वहाँ पर गिरवी रखवा दिया। ये बात सुनते ही सिटी लॉर्ड चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में जैंग के स्टूडेंट हो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम कोई ठग हो जो यहाँ पर हमारे यंग मास्टर जुनजी को ठगने के लिए आए हो। वो उसे धक्का देकर बाहर की तरफ निकालता और कहता चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें जहाँ पर रुकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यंग मास्टर से नहीं मिलने दूंगा। वो उसको पीछे की तरफ धक्का दे रही होती है। वो स्टूडेंट बड़ी स्पीड से फिर से उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और मास्टर को पता भी नहीं चलता। वो उसे कहते हैं तो मास्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हारे यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना है, मैं अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। सिटी लॉर्ड चलाकर उसे कहते हैं मोटे कहीं के यहीं पर रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते, चलो जल्दी से बाहर निकलो। तुम हमारे यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैं और मेरे साथ जैन है, हम दोनों काफी हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जैंग जैन उसकी बात नहीं सुनता। तो सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि यहीं पर रुको, लगता है कि तुम्हें हमारी बात को सीरियस लेना नहीं आता। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं। और साथ ही सिटी लॉर्ड गुस्से के साथ से कहते हैं मैं और पॉइजन जैन हम दोनों ही अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स हैं, हम दोनों के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तो उसी वक्त वो मोटू से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स क्या कर सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि अर्थ स्पिरिट राम के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहीं पर सिटी लॉर्ड को बिंगली की याद आती है कि बिंगली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो एक ह्यूमन राम की एक्सपर्ट थी। सिटी लॉर्ड चलाकर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर ह्यूमन राम के एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हो लेकिन तुम खुद भी अर्थ स्पिरिट राम के एक्सपर्ट हो, तुम ह्यूमन राम में तो नहीं हो। उसे कहता हाँ मुझे पता है मैं ह्यूमन राम में नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा लेवल तुमसे ज्यादा है, मैं अर्थ स्पिरिट राम के 8वें लेवल पर हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी ह्यूमन राम के एक्सपर्ट के सामने फाइट कर सकता हूँ, मैं उससे फाइट करके उसको थोड़ी देर के लिए डिले तो कर ही सकता हूँ, इसी वजह से मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। चैन भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं सिटी लॉर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये हमारे ऑनर्ड गेस्ट है और मास्टर जैंग के डिसाइपल है, तुम इसके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते। इसके साथ ही पॉइजन जैन उसे कहते हैं मिस्टर जाई जैंग आप यहीं पर इसी रूम में इंतजार करें, थोड़ी देर में हमारे यंग मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं, वो आपसे मिलेंगे। सिटी लॉर्ड फिर से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और पॉइजन जैन से कहते हैं पॉइजन जैन क्या तुम्हें इसकी बातों पर भरोसा है, क्या तुम्हें लगता है ये
मास्टर जैंग का डिसाइपल है, क्योंकि इसके पास तो इसका टोकन भी नहीं है, शक्ल से भी उसका डिसाइपल नहीं लगता। ऐसा ना हो कि ये कोई फ्रॉड हो जिसे हम लोग खुद अपने घर में ले आए हैं। पॉइजन जैंग से कहते हैं अगर मास्टर जैंग ने इसको भेजा है तो इसका मतलब ये कमाल का बंदा होगा, तुम्हें इसके ऊपर ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है। पॉइजन जैंग से कहते हैं तुम्हें याद है ना कि लास्ट टाइम नाइम फ्रॉस्ट पैलेस की बिंगली ने हमारी कितनी बुरी हालत की थी। एक ही अटैक की बाद से हम लोग वहीं पर गिर गए थे, हम लोग अपने आप को नहीं बचा पाए, तो अपने यंग मास्टर को क्या बचा पाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि इस लड़के को यहीं पर रुकने दो, मास्टर को डिसाइड करने दो कि इसका क्या करना है। आज उसके हाथ के ऊपर पट्टी भी बंधी होती है, तो सिटी लॉर्ड से कहते हैं तुम्हारे हाथ के ऊपर क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी है। मोटू भी उनसे कहता है क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया है, तो पॉइजन जैन उन लोगों को बताते हैं हाँ हमारे ऊपर अटैक किया गया था, सारी की सारी मेरी गलती है, किसी ने मुझे कंट्रोल किया हुआ था। लास्ट नाइट किसी ने मुझे कंट्रोल करते हुए मेरे यंग मास्टर के ऊपर मुझसे अटैक करवाया था। ये बात सुनते ही मोटू चिल्लाकर कहता है तो इसका मतलब ये टाई क्लैन वालों ने किया है। वो गुस्से के साथ टेबल के ऊपर पंच मारता है जिससे ग्लास नहीं सॉरी कप टूट जाता है। मोटू कहता है लगता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है। टाई क्लैन के लोग जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वो अपने टारगेट को एलिमिनेट करके ही सांस लेते हैं। सिटी लॉर्ड चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें तोड़ना है तो बाहर जाकर तोड़ फोड़ करो, हमारे होटल की चीजों को मत तोड़ो वरना हमें पे करना पड़ेगा। मोटू उन लोगों से कहता है चलो सीरियस हो जाओ, यहाँ पर टाई क्लैन वालों की बात हो रही है, हमारे दुश्मनों ने टाई क्लैन वालों को इनवाइट किया है, वो प्रोफेशनल किलर्स हैं, वो अपने टारगेट को एलिमिनेट जरूर करते हैं। अगर मैं यंग मास्टर चू को यहाँ पर नहीं बचा पाया तो फिर इसके बाद में मास्टर जैंग को क्या जवाब दूंगा, मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा। कि उसी वक्त शुंजी वहाँ पर आता है और कहता है मैं तो टाई क्लैन के लोगों से मिलना चाहता हूँ, पता नहीं वो कब मेरे सामने अपियर होंगे। वो पीछे से अटैक करते हैं और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें वेट करवा दिया। फिर उसके सामने झुकते हुए हमारा युंजी उसे सीनियर कहकर उसे रिस्पेक्ट देता है। तो जैंग जैंग भी उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ, मेरे मास्टर ने बहुत ही अच्छा किया तुम्हें अपना डिसाइपल बनाकर, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हो। साथ ही मोटू कहता है मेरे मास्टर वाकई में बंदे चूज करने में बहुत ज्यादा माहिर है, पहली बार जब वो अपने डिसाइपल्स को चूज करते हैं उनके डिसाइपल्स बहुत ज्यादा हैंडसम और अच्छे दिखने वाले होते हैं। ये बात सुनते ही सिटी लॉर्ड से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारे मास्टर शायद लगता है अंधे हैं, जब तुमने तुम्हें चूज कर लिया तुम तो किसी भी एंगल से हैंडसम और अच्छे दिखाई नहीं देते। कि मोटू अपने बचपन की तस्वीर निकालता है और उसे कहता है जरा यहाँ पर देखो मैं बचपन में कितना प्यारा हुआ करता था। तुम्हारा शुंजी इसकी बातें सुनने के बाद कहता है तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर दी, चलो ठीक है जल्दी से बैठ जाओ। तो जैंग जैन उसे कहता है मेरे मास्टर ने पहले से अंदाजा लगा लिया है कि बहुत सारे एल्डर्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरी फैमिलीज के एल्डर्स तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है, मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करूंगा, इंपीरियल सिटी तक मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। ये बात तो तुम सभी लोगों को पता है कि इस टूर्नामेंट के दौरान मास्टर गू ने तुम्हारे पर अटैक किया था जो कि ड्रीम फैमिली के एक एल्डर है, लेकिन उस वक्त मास्टर जैंग ने बीच में आकर तुम दोनों की फाइट को रुकवा दिया था, लेकिन वहाँ पर तुमने जो पावर शो करवाई थी जिसकी वजह से बाकी के बहुत सारे एल्डर्स तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि तुमने वहाँ पर असली के किंग की स्पिरिट को रिलीज किया था जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि मास्टर गू भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए थे। तुमने मास्टर गू की पावर्स को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया था जिसकी वजह से मास्टर गू की पावर्स रिड्यूस हो चुकी हैं, वो ह्यूमन राम के एक्सपर्ट से अब एक अर्थ राम के एक्सपर्ट बन चुके हैं। इसी वजह से इस बात का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त तुम्हारा इंपीरियल सिटी बहुत ज्यादा पीसफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो अंदर ही अंदर कुछ प्लॉट बना रही हैं, पता है कि वो लोग इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जाने का काम करें। मेरे मास्टर को इस बात का डर था कि शायद तुम्हारे पर कोई अटैक करने के लिए आएगा, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए भेजा गया है। मास्टर ने कहा है कि तुम्हें अपने साथ लेकर इंपीरियल सिटी में आना है ताकि तुम वहाँ पर हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सको। जुंजी से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ब्रदर। टिलोड से कहते हैं क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अकेले यहाँ पर भेजा है, तुम्हारे साथ किसी और को भी भेज देते, क्या तुम अकेले मेरे मास्टर को प्रोटेक्ट पाओगे। मोटू से कहता है हाँ मुझे यहाँ पर अकेले भेजा गया है। फिर साथ ही वो जुंजी से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, रास्ते में मुझे काफी ज्यादा देर हो गई, इसी वजह से मैं यहाँ पर लेट पहुंचा हूँ और रात के वक्त तुम्हारे पर अटैक हो गया। सिटी लॉर्ड जुंजी से कहते हैं हाँ इसको देर हो गई थी, ये अपने डिसाइपल टोकन को गिरवी रखवा कर किसी से शराब खरीदने के लिए गया था। पॉइजन जैन लोगों से कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि रात के वक्त जो टाई क्लैन वालों ने हमारे पर अटैक किया था उसके पीछे कौन हो सकता है, क्या मास्टर गू ने ये सब कुछ करवाया होगा। उनसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, मास्टर गू ये सब कुछ करवा सकते हैं। फिर साथ ही वो उनसे कहता है हमारी डायनेस्टी में सिर्फ 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो कि टाई क्लैन वालों को इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि टाई क्लैन वाले ज्यादा स्पेशल है और किसी आम सी रिक्वेस्ट के ऊपर वो नहीं आते। सबसे पहले तो रॉयल फैमिली वाले आते हैं, उसके बाद यहाँ पर मार्शल हाउसेज वाले आते हैं, 5 बड़ी मार्शल फैमिलीज के लोग उनको बुला सकते हैं, और इसके अलावा मर्चेंट टाइकून जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। तो मास्टर गू तो ड्रीम फैमिली के 6 एल्डर्स में से एक बहुत ही महान एल्डर है। ड्रीम फैमिली है भी एक बड़ी फैमिली। मास्टर गू एक बहुत ही विशियस इंसान है, जहाँ तक कि बहुत सारे कम डिसाइपल्स ऐसे हैं जो कि उसको ऑफेंड करती है, वो सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। मुझे लगता है कि टाई क्लैन वालों ने गू की मदद की होगी, क्योंकि ये न्यू स्कूल का एल्डर है, स्कूल का मेंबर होने की वजह से टाई क्लैन वाले इसकी मदद कर सकते हैं। हमारा जुंजी से कहता है अब ये न्यू स्कूल क्या है, तो वो से कहता है आज से तकरीबन 17 साल पहले तुम सभी को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। 17 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई थी। इंपीरियल डायनेस्टी में बहुत सारी पावरफुल फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसके बाद एक नया स्कूल बना था। नए स्कूल को बनाने के बाद ड्रीम फैमिली वाले इसका मेन पिलर थे। ड्रीम फैमिली वाले स्कूल को चला रहे हैं। सिर्फ इतना ही
ही नहीं बल्कि उस नए स्कूल के पीछे एंशियंट स्टार सेक्टर के लोग भी शामिल हैं। हमारा जुंजी से कहता है क्या तुम यहाँ पर जो 17 साल पहले चेंज की बात कर रहे हो, क्या यहाँ पर क्यूएल फाइटिंग की बात हो रही है? पता नहीं क्यूएल फाइटिंग का क्या मतलब है। जान उनसे कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है आज से 17 साल पहले जब यहाँ पर बहुत सारी फायर फैल गई थी, उस फायर की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। आसपास के जितने भी पावरफुल लोग थे वो सभी लोग उसकी चपेट में आए थे। रॉयल फैमिली की इंटरनल स्ट्रेंथ भी इससे बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। हमारा जुंजी कहता है तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त मेरे पीछे 4 लोग हैं। एक तो ड्रीम फैमिली के लोग हैं, टाई क्लैन के लोग हैं, नया स्कूल भी सब में शामिल है और फिर एंशियंट स्टार सेक्टर के लोग शामिल हैं। हमारा जुंजी कहता है तो मैं यहाँ पर सोच ही रहा था कि मुझे कहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना चाहिए। अब जबकि टाई क्लैन वालों ने मुझे एक बार मारने की कोशिश किया तो वो अपने टारगेट को मिटाने तक दोबारा अटैक करेंगे। मुझे भी लगता है कि अब मुझे टाई क्लैन से शुरुआत करनी चाहिए, मैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। मोटू से कहता है तुम्हें ये सब कुछ मेरे पर छोड़ देना चाहिए, मैं इस सब को खुद ही संभाल लूंगा। साथ ही वो आगे बढ़ता है हमारे जुंजी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त टाई क्लैन की जो करंट लीडर है जिसका नाम एमिनेंट बैले है वो एक बहुत ही खतरनाक औरत है। अगर हम लोगों ने इस औरत को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया तो फिर हम सभी लोग नहीं बच पाएंगे, यहाँ तक कि वो मास्टर जैंग को भी नहीं छोड़ेगी। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है एमिनेंट बैले, मैंने इसका नाम सुना हुआ है। और साथ ही वो सोच रहा होता है, वो कहता है लगता है ये वही औरत है। मोटू हमारे जुंजी से कहता है वो औरत बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्पिरिट लेवल के मास्टर्स हैं, उसके पास ह्यूमन राम के मास्टर्स हैं। इंपीरियल सिटी में भी इतने ज्यादा मास्टर्स नहीं है जितने ज्यादा मास्टर्स उसके पास है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर स्ट्राइक क्लैन वालों के खिलाफ इस तरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा जुंजी से कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें इस बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो से कहता है मैंने तो सुना था कि मिस किन जूजैन भी यहाँ पर आने वाली है, वो तो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर चली गई है। मोटू से कहता है मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। वो अपने पास से एक गिफ्ट बॉटल निकालता है और साथ में एक लेटर निकालता है। वो से कहता है लेटर है जो कि मिस जूजैन ने तुम्हारे लिए छोड़ा है और ये गिफ्ट है जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है पहली बार मिलने पर। जुंजी से कहता है अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही उस लेटर को ओपन करता है तो उस लेटर के अंदर लिखा होता है मास्टर चू आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप मेरे मास्टर के डिसाइपल बन चुके हैं और अब आप एक कैम्सिस फैमिली के कोर डिसाइपल हैं। साथ ही नीचे लिखा होता है कि मेरे फादर अचानक से बीमार हो गए, इसी वजह से मुझे वापस जाना होगा, मैं रॉयल सिटी में वापस जा रही हूँ। हालांकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपके साथ रुकूंगी और उसके बाद आपके साथ ही इंपीरियल सिटी में वापस आऊंगी। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं क्या मिस किन वापस चली गई? मोटू से कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि इंपीरियल फैमिली में एक बीमारी फैली हुई है, वो बीमार हो गए हैं और बहुत ही जल्दी उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। सिटी लॉर्ड चिल्लाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, मैंने भी पिछले महीने उसे देखा था, वो बिल्कुल सही था कि वो सेहतमंद थे, लॉर्ड कीने से बीमार कैसे हो सकते हैं? तो मोटू रोना शुरू कर देता है और कहता है मुझे तो उसके ऊपर तरस आ रहा है, लॉर्ड किन के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है। सिटी लॉर्ड से कहते हैं रोना बंद करो, वो अभी तक जिंदा है। मुझे लगता है कि ये एक प्लान है, क्यों जानबूझकर मिस जूजैन को वापस बुलाना चाहता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी उस लेटर को पढ़ता है जो कि मिस जूजैन ने उसके लिए छोड़ा होता है। के ऊपर लिखा होता है कि उसके फादर बीमार हो गए, इसी वजह से उसे रात को ही वापस जाना पड़ेगा। लॉर्ड को लगता है कि ये एक साजिश है, उसे जानबूझकर वापस बुलाया गया है। जुंजी कहता है मिस किन ने मुझे पहले भी इस बारे में बताया था, उसने बताया था उनकी फैमिली में काफी कुछ चल रहा है, इंपीरियल सिटी में भी काफी कुछ अजीब हो रहा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ एक साजिश हो सकती है। उसके फादर वाकई में बीमार है तो फिर उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। जुंजी कहता है मुझे लगता है कि लड़की को यहाँ पर फंसा लिया गया है क्योंकि वो मिस्टर मास्टर किन की बेटी है, इसी वजह से उसका वहाँ पर वापस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसे मार दिया गया तो फिर सारी की सारी किन फैमिली किसी और की हो जाएगी। सिटी लॉर्ड गुस्से के साथ से कहते हैं तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बताना कि वो सिर्फ एक लड़की है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो फिर क्या होगा? तो उसे कहता है मैं उसे घर में वापस जाने से कैसे रोक सकता हूँ, वो अपने घर ही वापस गई है और कौन सा किसी और जगह के पर चली गई है। मास्टर चू से कहते हैं सिटी लॉर्ड प्लीज शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि किन फैमिली वालों के साथ मास्टर जैंग और मेरा सीनियर ब्रदर ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, इसी वजह से इन लोगों ने उसको नहीं रोका क्योंकि ये किन फैमिली का इंटरनल मसला है और किन फैमिली के इंटरनल मसले में ना तो 5 बड़े हाउसेस के लोग शामिल हो सकते हैं और ना ही वो बाहर से किसी की मदद ले सकती है। वो मुझे भी नहीं कह सकती थी कि उसकी मदद की जाए, वजह से वो इस मसले को खुद से निपटाने के लिए वहाँ पर चली गई है। जुंजी उन लोगों से कहता है मुझे लगता है कि मिस किन को पहले से इस बारे में कुछ पता होगा, इसी वजह से वो उसने डिसाइड किया कि वापस जाने वाली है, इसलिए हमें अभी तक इंपीरियल सिटी और ना ही किन फैमिली इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से हमें यहाँ पर आपस में बहस नहीं करनी चाहिए। आपस में बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है, चलो सीधे वहीं पर चल के देखते हैं। एक बार हम लोग इंपीरियल सिटी में चले जाएं, वहाँ पर जाने के बाद हम लोग आपस में मिलकर प्लान बनाएंगे और उस प्लान के मुताबिक आगे चलेंगे। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग किन फैमिली वालों से भी मिलने के लिए जाएंगे और मिस जूजैन से भी वहीं पर मिल लेंगे। लॉर्ड उसे कहते हैं मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था, मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर तुमसे रूडली बात की हो। मोटू से कहता है ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि मुझे नहीं लगता कि मिस जूजैन तुम्हारे जैसे इंसान में इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि तुम तो एक बूढ़े खुसट हो। सिटी लॉर्ड शर्माते हुए दूसरी तरफ घूम जाते हैं और उसे कहते हैं ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, प्लीज यहाँ पर जॉक करना बंद
करो। साथ ही हमारा जुंजी उस गिफ्ट वाली बॉटल को भी उठा लेता है और साथ ही वो सोच रहा होता है अपनी लास्ट लाइफ में मैंने इस क्लाउड डायनेस्टी को बहुत ही जल्दी छोड़ दिया था, किसी दूसरी डायनेस्टी में चला गया था अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। लगता है कि मैंने जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मिस कर दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरी नजर में अभी तक नहीं गुजरी। अब फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं रीइंकार्नेट होने के बाद यहाँ पर इस लाइफ में काफी कुछ चेंज होता जा रहा है। वैसे शहन आगे बढ़ते हैं और हमारे जुंजी से कहते हैं मास्टर इस लड़के ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, मुझे भी बताएं कि इस बॉटल के अंदर क्या है, क्या इसके अंदर ब्लू लिक्विड है। मोटू कहता है पॉइजन शहन तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो, हाँ इसके अंदर ब्लू लिक्विड है, मेडिसिन की दुनिया में एक बहुत बड़ा खजाना। जुंजी से कहता है लगता है कि तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना लिया, ये तो एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, यानी कि ये किसी भी काम का नहीं है, ये फाइनल नहीं है। सुनते ही वो बेचारा वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है, रोते हुए कहता है मेरा पैसा जाया होगा, इस गिफ्ट को खरीदने के लिए मैंने बहुत सारा पैसा वेस्ट किया था। इसी वक्त होटल का एक बंदा अंदर आता है और उनसे कहता है प्लीज मेरी बात सुने, क्या मास्टर चूज यहाँ पर है? तो सिटी लॉर्ड और पॉइजन शहन दोनों इसकी तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नौकर उनसे कहता है एक सर्वेंट लड़की बाहर मास्टर चू का इंतजार कर रही है, वो काफी देर से यहाँ पर खड़ी है, वो कहती है कि वो मास्टर चू से मिलना चाहती है। पॉइजन शहन और सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं उसे बोलो यहाँ से चली जाए, लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हैं और इस लड़की से नहीं मिल सकते, उसे वापस भेज दो। होटल वाला बंदा उनसे कहता है मैंने उस लड़की को कहा है लेकिन वो नहीं जाती, वो कहती है कि मास्टर से मिले बिना वो वापस नहीं जाएगी। उसने कहा है कि वो मास्टर चू को कुछ वापस करने के लिए आई है, इसी वजह से वो वापस नहीं जाएगी। पॉइजन शहन, मोटू और इसके साथ सिटी लॉर्ड वो तीनों ही उसे घूर कर देखते हैं और उसे कहते हैं अच्छा ठीक है उसे ले आओ। तो शुईकियान की नौकरानी जहाँ पर आई होती है अपने हाथ में उसका क्लॉक लेकर, जैसे ही वो अंदर आती है वो कहती है मेरी लेडीशिप ने आपको ये चीज वापस करने के लिए भेजा है, उसने आपका कोट वापस भेजा है। तो वो तीनों इसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, वो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन हमारा जुंजी उस नौकरानी को देखते पहचान जाता है, वो उसे कहता है तुम्हारा नाम गोल्ड पिंक है, तुम तो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो, जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी तब भी तुम ऐसी दिखती थी। वो भी आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है यंग मास्टर क्या आप मुझे पहचानते हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अभी तक मैं याद हूँ, इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे तो लगा था कि आप मुझे पहचाने की भी नहीं, आप तो मुझे भूल चुके होंगे। हमारा जुंजी उसे कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, हम सभी लोग बचपन में एक साथ ही तो खेला करते थे। वो अपने पास से उसका क्लॉक वापस करती है और कहती है मैंने आपके क्लॉक को वॉश कर दिया है, यंग मिस ने आपको ये वापस देने के लिए कहा था। साथ ही वो कभी जुंजी को राइट साइड से देखती है फिर लेफ्ट साइड से देखती है और उसे कहती है आप तो काफी ज्यादा बदल गए हैं, हालांकि अब आप काफी ज्यादा बड़े और पावरफुल हो गए हैं, आपकी शक्ल बिल्कुल अभी तक वैसी की वैसी है जैसी बचपन में हुआ करती थी। मेरे ख्याल में 6 या 7 साल गुजर चुके हैं। पॉइजन शहन और सिटी लॉर्ड दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोच रहे हैं, लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। गोल्ड स्पिंग हमारे जुंजी से कहती है जब आप छोटे हुआ करते थे आप बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, सभी लोग आपको बुली करते थे, लेकिन अब जबकि आप बड़े हो गए हैं तो आप तो काफी हैंडसम हो गए हैं और साथ में काफी स्ट्रॉन्ग भी हो गए हैं। सिटी लॉर्ड से कहते हैं तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की इतनी ज्यादा तारीफें कर रही हो, अगर तुम वापस जाओ और तुम्हारी मैडम को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी यंग मिस के गुस्से से डरना चाहिए? तो गोल्ड स्पिंग उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी मालकिन को अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरी यंग मिस वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है, बस वो बाहर से इस तरह शो करवाती है कि वो जुंजी से नफरत करती है, लेकिन असल में वो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। अब इन दोनों की फाइट हो रही थी, मुझे उसी वक्त पता था कि हमारे यंग मास्टर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मुझे पता है आपने उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और फाइट के दौरान आपने उसको आसानी से वहाँ पर हरा दिया। वो हमारे जुंजी से कहती है मुझे लगता है कि शुईकियान अभी भी आपके दिल में है, आप बचपन में उसे बहुत ज्यादा लाइक करते थे। हाँ मुझे पता है कि दोनों की फैमिलीज में जो झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ना एक दिन आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे, क्योंकि आप दोनों के साथ होना लिखा गया है, ये आप दोनों की किस्मत में है। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमारा जुंजी से कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं अब उसको लाइक नहीं करता, एक लड़की है इसी वजह से अरीना मैंने उसके ऊपर तरस खाया था और ऊपर से वो मेरी साली भी है क्योंकि वो मेरी वाइफ की एक बहन है, सिर्फ और सिर्फ ल्यूजियांग के लिए मैंने सब कुछ किया है, जल्दी से अपनी यंग मिस के पास वापस चली जाओ। वो उसे कहती है ठीक है मैं वापस चली जाती हूँ। फिर साथ ही वो से कहती है मिस ल्यूजियांग कहाँ पर है, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। हमारा जुंजी से कहता है वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गोल्ड स्पिंग उसे कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तो वो उस रूम से बाहर निकल आती है, जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर शुईकियान पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, चलो जल्दी करो, हमें जल्दी से जल्दी बाकी के सभी के साथ कैचअप करना होगा वरना हम लोग उन तक नहीं पहुँच पाएंगे, हमें बाकी के मार्शल हाउसेज तक पहुँचना है। गोल्ड स्पिंग वहाँ पर जाती है और उसे कहती है मैं वहाँ पर रुकी हुई थी मास्टर चू के साथ बात करने के लिए, मैंने उसके साथ काफी सारी बातें की। वो उसे कहती है अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ कि उसने क्या बातें की, तुमने उससे क्या बात की? शुईकियान साथ उसे कहती है वो मेरी ब्लैक लिस्ट में शामिल है, उसका नाम मेरे सामने मत लेना, दोबारा कभी भी उसका नाम मेरे सामने मत लेना, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। फिर साथ ही वो उसे कहती है अच्छा मुझे ये बताओ क्या उसने मेरे बारे में कोई बात की? उसकी नौकरानी उसे कहती है लेकिन अभी तो आपने कहा कि मेरे सामने उसका नाम मत लेना। चिल्लाकर उसे कहती है अब यहाँ पर बकवास बंद करो, मुझे जल्दी से बताओ कि उसने क्या कहा। तो वो आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मास्टर चू को मैं अभी तक याद हूँ, उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया था, उन्होंने मुझे
कहा कि मैं बिल्कुल वैसी दिखती हूँ जैसी मैं बचपन में दिखती थी, अब भी मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। शुई कियान उसे कह दिया, जी तो बहुत ज्यादा बोरिंग बात है, मुझे कुछ और बताओ। कोर्ट स्विंग उसे कह दिया, मास्टर चू ने ये भी कहा कि शुई कियान पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, जब वो बड़ी हो रही है तो वो भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। तो ये बात सुनते ही शुई कियान शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है, नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता, अगर उसने ऐसा कहा भी है तो उसके ऐसा कहने का कोई भी फायदा नहीं है, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। फिर साथ ही उसे कह दिया, मुझे ये बताओ क्या वाकई में उसने ये कहा है। स्विंग उसे कह दिया, नहीं मिस मैं तो यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो तुम यहाँ पर मुझे ये बात बता क्यों रही हो, तो लगता है कि तुम मुझसे मार खाना चाहती हो। फिर साथ ही वो चिल्लाकर अपने ड्राइवर से कह दिया, ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को भगाओ, हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमें ब्लैक वाटर सिटी में नहीं रहना। और उनकी गाड़ी बड़ी स्पीड से ब्लैक वाटर सिटी से बाहर निकल जाती है। तो इसके बाद नाइन फ्रोस्ट पैलेस का सीन दिखाया जाता है। नाइन फ्रोस्ट पैलेस में जहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, वो पूरे का पूरा इलाका बर्फ में गिरा हुआ है। यहीं पर नाइन फ्रोस्ट पैलेस होता है। नाइन फ्रोस्ट पैलेस जो कि एक पहाड़ी के ऊपर होता है, जहाँ पर हमारी मिस बिंगली को दिखाते हैं। मिस बिंगली अपने पास से खाना तैयार करने के बाद ऊपर एक रूम की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर ल्यू जियांग को कैद करके रखा गया है। वो वहाँ पर जाती है और उसे कहती है, सॉरी मैं आने में लेट हो गई, ना कि तुम अभी तक इस ठंड की आदी नहीं हुई, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, जहाँ पर हर वक्त बर्फ जमी रहती है। मैं तुम्हारे लिए घर का ताजा खाना लेकर आई हूँ। अब मैं क्लाउड डायनेस्टी में गई थी जब तुम्हें लेने के लिए, वहाँ पर मैंने ये सारा कुछ बनाना सीखा था। मैं तुम्हारे लिए ये सारा खाना स्पेशली बना कर लाई हूँ। बहुत ही जल्दी इस बर्फ में रहने की आदत पड़ जाएगी। मुझे भी यहाँ पर आते हुए काफी साल लगे थे सब में एडजस्ट होने में। ल्यू जियांग को खाने की बिल्कुल भी भूख नहीं होती। बिंगली उसे कहती है, क्या तुम इस खाने को चेक नहीं करोगी? तो ल्यू जियांग उसे कहती है, नहीं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगी। बिंगली उसे कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत कर रही हो, तुम्हें करना भी चाहिए क्योंकि मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया। तुम अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो 9 टर्मिनस वेन्स हैं, ये वाली स्पेशल वेन्स जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो इसके अंदर से बहुत सारी फ्रोस्ट एनर्जी निकलती है। उस फ्रोस्ट एनर्जी के साथ ना सिर्फ तुम मरोगी बल्कि तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये एक बॉम्ब की तरह है, अपने आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में हर एक इंसान मारा जाएगा। यहाँ पर तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही, पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये दिन देखना ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर तुम कम से कम जिंदा तो रह सकती हो। एक दिन जब हम तुम्हारी बॉडी के अंदर से 9 टर्मिनस वेन्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे या उसको कम्प्लीटली एक्टिवेट कर देंगे और तुम उसको कंट्रोल करना सीख जाओगी, तो उसके बाद तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। तुम अपने हस्बैंड के पास वापस जा सकती हो। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और 2 लड़कियां वहाँ पर आती हैं। बिंगली उनसे कहती है, कौन हो तुम? वो दोनों से कहती है, ड्यू एंड फ्रोस्ट। वो उसे अपना नाम बताती है कि हमारा नाम ड्यू और फ्रोस्ट है और हम दोनों को यहाँ पर देकर भेजा गया है कि हमें इस लड़की के ऊपर नजर रखनी है जिसके पास 9 फ्रोस्ट वेन्स हैं। तो बिंगली उनसे कहती है, क्या तुम लोगों को मैं यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ तो जो तुम यहाँ पर नजर रखने के लिए आ गई हो? वो दोनों लड़कियां उसे कहती हैं, एल्डरलिन प्लीज हमें माफ करना, लेकिन हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो उसी वक्त उनकी यंग मिस भी वहाँ पर निकल आती है। यंग मिस वहाँ पर आती है और कहती है, इन लोगों को यहाँ पर भेजा है इस लड़की के ऊपर नजर रखने के लिए, क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है? तो लिन भी जल्दी से उसके सामने झुकते हुए से कहती है, सीनियर यूशा प्लीज मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आपने इन्हें यहाँ पर भेजा है। तो यूशा आगे बढ़ती है और हमारी ल्यू जियांग की तरफ देखकर कहती है, तो मुझे लगता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसके पास 9 वेन्स वाली बॉडी है। वो उसके बहुत ज्यादा करीब चली जाती है। उसके करीब चले जाने के बाद वो उसको गले से पकड़ती है और साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको चेक करती है और उसे पता चलता है कि इसके पास वाकई में 9 वेन्स वाली बॉडी है। वो उसे वहीं पर नीचे फेंक देती है और कहती है, तो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी सारी पिल्स को यूज करते हुए इस सारी कोल्ड एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश की है। वो काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है वो काफी अच्छा एल्केमिस्ट है, लेकिन वो ज्यादा देर तक इसको रोक नहीं पाता। लेकिन अब तुम जहाँ पर हो, अब तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में बोलना होगा। ल्यू जियांग उसे कहती है, नहीं मेरा हस्बैंड यहाँ पर मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, वो मुझे यहाँ से लेकर बाहर जाएगा, बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।